बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। एक शदीद नज़ले वाली आवाज़ के साथ जुगन कासिम आपके सामने फिर हाजिर है। व्यूअर्स, जल्दी से एक चीज़ जो वीकेंड पे एक ऑब्जर्वेशन भी थी और जो मैंने रिसर्च भी कुछ पढ़ी एंड ऑब्वियसली बीइंग द स्टेट चैनल हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि आपको डेफिनेटली आगाही दें और अलर्ट करें रिलेटेड टू एनीथिंग इम्पॉर्टेंट। तो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि एक तो होता है ज़ुकाम, एक होता है सुपर ज़ुकाम। आजकल सुपर फ्लू के नाम से जिसमें कुछ कोविड का भी अमल दखल आ गया है, काफ़ी ज़्यादा इस वक्त ये प्रॉब्लम हुई हुई है और बहुत से लोग बीमार हो रहे हैं। अब मैं भी बीमार हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपना फ्लू शॉट वैक्सीनेशन जो है अपनी सारे घर के स्टाफ की, बच्चों वगैरह की, हस्बैंड की, घर के बड़ों की, सब की हमने फ्लू शॉट वाली वैक्सीनेशन करवा ली थी खुद पे करके। लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि अब जो भी हम में से बीमार हो रहा है, तबीयत ज़रूर ख़राब है लेकिन उस लेवल पे नहीं है कि अल्लाह माफ़ी दे अस्पताल पहुंचना पड़े। बहुत से लोग हैं जिनका यही सुपर फ्लू जो है वो बिगड़ के नमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है। मेरी अपनी 3 फ्रेंड्स जो हैं वो हस्पतालों में टाइम गुजार के आई हैं। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, अगर आपने अपने आप को इम्यूनाइज़ नहीं किया, अभी तक आपने अपनी वैक्सीनेशन नहीं करवाई फ्लू की, अगर अफोर्ड करते हैं तो प्लीज़ करवा लें। अगर वैक्सीनेशन के बाद मेरा ये हाल है तो जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई भी उनका क्या हाल होगा, आई डोंट नो। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है व्यूअर्स, आज वैसे जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा मसला क्या है। हमारी लाइफ में सबसे बड़ा मसला ये है कि हम अपना सारा वक्त दूसरों को देख के गुजारते हैं, लेकिन जो अच्छी चीज़ें दूसरे कर रहे हैं उन चीज़ों को करना मेरे ख्याल से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिनमें से वैक्सीनेशंस। और अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं 60 साल से बड़ी उम्र के, तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और अगर कोई मेडिकल मसाइल हैं जैसे ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ वगैरह, तो प्लीज़ उनको निमोनिया की वैक्सीनेशन भी करवाइएगा प्लीज़। छोटे बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ख्याल करना है आपने कि ज़ुकाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपने एहतियात करनी है, लेकिन अगर वो नमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है तो वो बहुत डेंजरस होता है। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट पैगाम आपको आज मैंने ज़रूर देने थे। खुद भी एक तकलीफ़ से गुजर रही हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप भी तंग हो। अपने आप को वार्म रखें। लाहौर में तो प्रॉपर अब धुंध शुरू हो गई है, स्मॉग से ज़्यादा फॉग, यानी कि जो नॉर्मल धुंध का एक सिलसिला नॉर्मली पंजाब साइड पे होता है वो शुरू हो गया है। तो एहतियात भी बड़ी ज़रूरी है। इस सीज़न में कभी कभी जब धुंध ज़्यादा होती है तो मौसम ज़रा थोड़ा सेटल्ड सा महसूस होता है, तो लोग क्या करते हैं कि वो अपने लेयर्स कम कर देते हैं। प्लीज़ थर्मल वेस्ट भी पहने, उसके ऊपर फिर एक और लेयर पहने, फिर तीसरा लेयर अपने कपड़ों का पहने और चौथा लेयर जो है स्वेटर, और उसके साथ शॉल या कोई इस किस्म की चीज़ का इस्तेमाल करें। सॉक्स का ज़रूर इस्तेमाल करें, टोपी ज़रूर पहने जब बाहर निकलते हैं। मैं भी जब वॉक पे, अभी 2-3 दिन से तो व्यूअर्स तबीयत इतनी ख़राब है कि मैं वॉक पे नहीं जा रही हूँ। डॉक्टर ने मना किया है कि इस वक्त ईजी हो जाओ, तबीयत बेहतर होने के बजाय और बिगड़ जाएगी। बट जब मैं वॉक वगैरह पे भी जाती हूँ तो मैं अपने नेक तक को कवर, वो एक नेक का आता है, वो गोल सी चीज़ जो आप ऊपर चढ़ा लेते हैं, तो वैसे नेक कवर के तौर पे होता है, मैं तो वो भी पहन के निकलती हूँ कि ठंड ना लग जाए। सो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल करना है। अब आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद है कि आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। वीकेंड पे भी कुछ ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व करने का मौका मिला कि मैंने सोचा वो आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। हम लोगों के जो ज़हनी मसाइल हैं, लोगों के अंदर जो बहुत ज़्यादा हम एंग्जाइटी देख रहे हैं, डिप्रेशन देख रहे हैं, स्पेशली यंगर लॉट के अंदर, मुझे कभी कभी ऐसा महसूस होता है, ये मेरी एक शायद गलत सोच है, सही सोच है, ये आप ही डिसाइड करेंगे, कि हम लोग इतना वक्त सोशल मीडिया पे, डिजिटल दुनिया में लोगों को ऑब्ज़र्व करते हुए गुजार देते हैं कि हम ये नहीं रियलाइज़ करते कि शायद उनकी जो एक्चुअल लाइफ है, जिसको हम रियल लाइफ कहते हैं, जो सोशल मीडिया और मीडिया से हट के है, वो शायद बहुत डिफरेंट हो। हम जो देखते हैं उसी को असल या रियल समझ लेते हैं और सोचते हैं कि वाओ, ज़िंदगी तो एक्चुअली ऐसी होनी चाहिए। जबकि रियलिस्टिकली व्यूअर्स, जो आप ज़िंदगी टिकटॉकर्स, सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर लोगों की रील्स वगैरह में देखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो। मैं अपनी लाइफ का आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करती हूँ। एक टिकटॉकर बच्ची से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, उससे मुझे बड़ी बहन, अम्मा टाइप, एक बड़ा होने के नाते बड़ा प्यार, बड़ी रिगार्ड थी। अच्छा, उसकी मैं जब टिकटॉक्स वगैरह देखती थी तो बड़े खूबसूरत घर, बल्कि घर नहीं, घरों के अंदर वीडियोस बनी हुई, ये वो। एक में उसने अपना टूर भी कर दिखाया घर का, बड़ा खूबसूरत घर, बड़ा ग्लैमरस, ब्यूटीफुल। मुझे भी शौक था कि चलो मैं जाके देखूं। ऑब्वियसली बच्ची ने मुझे 1-2 दफ़ा इनवाइट भी किया कि आपने मेरे घर आना है, आपने मेरे घर आना है। मैंने कहा ठीक है बेटा, ज़रूर आऊँगी। अच्छा, उन्होंने अपने घर का एड्रेस भेजा। एक तो जिस एरिया का भेजा
मुझे समझ नहीं आई कि ये तो इन्होंने तो जो घर दिखाया था वो तो लाहौर में डीएचएम के एरिया में लग रहा था कि जैसे डिफेंस का है कोई घर या कंटोनमेंट में कोई घर बना हुआ है। उन्होंने मुझे कोई अंदरून टाइप का कोई एड्रेस दिया। अच्छा, फिर जब मैं वहाँ पहुँची, अब जो वीडियो उन्होंने अपने घर की अपलोड की थी वो शायद 2 कनाल का घर था, यानी कि 1000 गज़ का, जिस तरह कराची में कहते हैं, तो 2 कनाल का वो कम से कम घर था। पूल भी था उसमें, जिम भी था उसमें, बहुत सी लवाजमात थी व्यूअर्स। और मैंने कहा माशाल्लाह अल्लाह ने बच्ची को नवाजा, अल्लाह और भी नवाजा। अच्छा, जब मैं एक्चुअल जो उनका अपना घर है वहाँ पे गई तो वो 5 मरले का एक घर था जो अंदरून साइड के करीब था लाहौर में, और बड़ा प्यारा घर था लेकिन बहुत मुख्तसर सा, और बिल्कुल भी वो घर नहीं था जो उसने सोशल मीडिया पे दिखाया। तब मैंने उसे कहा, मैंने कहा बेटे बुरा ना मनाना, आपका घर बहुत अच्छा है, बहुत कोजी, वेरी कंफर्टेबल, वेरी नाइस, लेकिन ये वो घर तो नहीं है जो आपने अपनी वीडियो में दिखाया था होम टूर की। तो हंसना शुरू हो गई, कहती है आप ही, आपके ख्याल से हम लोग जो टिकटॉकर्स दिखाते हैं, हम एक ही घर में जाके 6 टिकटॉकर्स डिफरेंट एरियाज़ में शूट कर लेते हैं। हम एक घर जिस तरह रेंट पे ले लिया 25,000 या 30,000 रुपये पे, कुछ घंटों के लिए, 2 घंटों के लिए भी आपको रेंट पे मिल जाते हैं घर, जिनको लोग शूट्स वगैरह पे भी देते हैं। तो कहते हैं हम रेंट पे उसको ले लेते हैं, 3-4 लोग मिल के, कहते हैं ये जो आपने वीडियो देखी थी हम 6 लोगों ने शूट की थी, हमने सब लोगों ने मुख्तलिफ बेडरूम्स, अपने बेडरूम दिखाए और बाहर उस तरह करके उसे फिर 2-3 और टिकटॉकर्स की मुझे वीडियो दिखाई। मैं व्यूअर्स हक्का बक्का रह गई। फिर मेरा वही सवाल उठा कि भाई अगर ये आपका एक्चुअल घर नहीं है और आपने दिखाया ये है तो हम लोगों को मिसगाइड नहीं करें। अब जैसे बहुत से टिकटॉकर्स ने शेर के साथ या जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके साथ वीडियोस बनाई, वो उनके अपने तो नहीं थे, वो उन्होंने उन लोगों के घरों में जाके वीडियोस बनाई जिनके घरों में उन्होंने ऐसे रखे हुए थे जानवर। सो द पॉइंट इज़ व्यूअर्स, ऑनलाइन चीज़ें देख के ये सोचना कि हमारी ज़िंदगी हाय इतनी, वो जो कहते हैं ना, बोरिंग है, या हमारी लाइफ में हमारे पास पैसे नहीं है, या हमारे पास गाड़ियाँ नहीं है, और देखो ये लोग तो सिर्फ वीडियोस बना के इतने कमा लेते हैं और इतने बड़े बड़े इन लोगों के आलीशान महल है। तो व्यूअर्स, ये रियलिटी नहीं है। असल रियलिटी उसी को पता है जो उसको जी रहा होता है। मैं भी आपको ये नहीं बता सकती 100% कि मेरे हमसायों के घर में क्या चल रहा है, जबकि बिल्कुल साथ वाली दीवार वाले लोगों की बात कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि उनके घर की दीवार के अंदर, उनके घर के गेट के अंदर क्या मामलात है, आई डोंट नो। क्या वो उनका अपना ख़रीदा हुआ घर है, वो किराए का घर है, क्या वो गिरवी घर है, मुझे क्या पता। सो बात ये कि व्यूअर्स, दूसरों को देख के ये कहना कि यार मेरे पास ये सब कुछ नहीं है, काश मेरे पास ये भी होता, और फिर हसद, मतलब रश करना तो चले एक अच्छी बात है ना, किसी को देख के उनको दुआ भी देना और अल्लाह से दुआ करना कि अल्लाह मियाँ इसको नवाजा है, मुझे भी नवाजें, लेकिन लोग फिर हसद के लेवल पे आ जाते हैं, फिर लोगों पे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर देते हैं, अजीब अजीब रूमर्स लोगों के बारे में शुरू कर देते हैं जेलसी के अंदर। तो अगर हम अपनी ज़ात तक ही अपने मामलात को महदूद रखें और अपनी ज़ात में खुश रहना सीखें तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बेहतर अमल होगा। मुझे इसलिए हैरानगी हुई इस बात पे कि भाई वीडियोस भी रेंट की जगह पे लेके बनाई जा रही हैं और ये शो किया जा रहा है कि अपना घर है। यही वाली बात जो मैंने भी आप लोगों के साथ बड़ी दफ़ा शेयर की है, मेरे पास पहले होती थी प्राडो गाड़ी, अब आई कन्वर्टेड टू हाइब्रिड गाड़ी, बिकॉज हमारी इन्वायरमेंट के लिए व्यूअर्स प्योर पेट्रोल वाली गाड़ियाँ बहुत डेंजरस होती हैं। अगर हम हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जाएंगे तो हम फिर अपनी आबो हवा के लिए भी एक पॉजिटिव स्टेप उठाएंगे। तो खैर पहले मेरे पास प्राडो होती थी, उस गाड़ी के साथ कम से कम कोई 30 से 40 लोगों ने वीडियोस बनाई हैं, मैं मजाक नहीं करी। एटलीस्ट मैं 30 लोगों को जानती हूँ जिन्होंने मेरी गाड़ी के साथ खड़े होके, जिस तरह मैं कहीं शूट पे गई, बाहर निकली तो पता चला कि जी स्पॉट बॉय ने और जो असिस्टेंट डायरेक्टर है उन्होंने जाके अलग-अलग से अपनी अपनी गाड़ी से उतरते एनके पहन के वीडियो बना ली। तो लोग यही सोचेंगे ना उनकी अपनी गाड़ी है, और मैं क्योंकि इन चीज़ों पे कुछ कहती नहीं हूँ, अगर किसी ने बनानी है वीडियो तो बना ले। बट अगेन, अब आपको इंप्रेशन पड़ी अगले के पास प्राडो है, 2 कनाल का घर है, ये है वो है, तो बंदा सोचता है कि यार ये तो टिकटॉक पे वीडियोस बना रहे हैं और हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, बंदा नेचुरली डिप्रेस हो जाता है। तो व्यूअर्स, रियलिटी को जाने बगैर इस किस्म की चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, और उसके साथ साथ ऊपर देखने के बजाय उन लोगों को देखें जिनके पास आपसे कम है। 1 सेकंड में अंदर आपके अंदर जो वो कहते हैं ना, सब्र और शुक्र का एलिमेंट आ जाएगा। देखिए, जिन लोगों को देख के हम कहते हैं 2 कनाल का घर, 4 कनाल का घर, करोड़ों की अरबों की जायदाद, ये वो, व्यूअर्स वो बहुत छोटी परसेंटेज है दुनिया की, और अंदर खाते उनके क्या मसले चल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हमें क्या पता। सो अल्लाह ताला से मैं हमेशा एक ही दुआ करती हूँ कि या अल्लाह ताला मुझे इतना दे जितना मैं सांभ सकूँ, जितने में मैं अपनी औकात में रहूँ। मैं ये ना भूल जाऊँ कि मैं एक इंसान हूँ और अपने अल्लाह ताला के कुन कहने के मोहताज हूँ।
एट द एंड ऑफ द डे। तो इंसान के अंदर फ़िरौनियत जब आ जाती है ना, तब इंसान में नेगेटिविटी भी आती है और मसाइल भी पैदा होते हैं। तो इंसान हम्बल रहे, उतना हो जितना इंसान संभाल सके, और बेतुके ग्लैमर और बिला वजह झूठी फेम और झूठी अपनी एक वो जो कहते हैं ना एक इम्प्रेशन क्रिएट करने के बजाय अगर हम रियलिटी के करीब रहें तो मेरे ख्याल से ये एक बेहतर अमल होगा। और यहाँ पे एक आखिरी चीज़ ज़रूर कहूँगी कि आप जो ड्रामों में और फिल्मों में एक ग्लैमरस ज़िंदगी देखते हैं, क्या वो असल होती है? वो असल नहीं होती व्यूअर्स, उसको ग्लैमराइज किया जाता है स्क्रीन के लिए। उसी चीज़ को कॉपी करते हैं टिकटॉकर्स, रील, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वगैरह। हम लोग भी कभी कभी ऐसी जगहों पे वीडियोस बनाते हैं जहाँ पे लोग कहते हैं वाह ये आपका घर है, तो वो हमारा घर नहीं होता, कभी कभी हमने किसी और जगह पे बनाई हुई होती है चीज़। सो रियलिटी के करीब रहेंगे तो मेरे ख्याल से कम उससे आने वाली जो डिप्रेशन और एग्जाइटी है वो कम हो जाएगी। आइए किचन की तरफ रुख करते हैं। शेफ़ आमना इलियास हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आमना? बिल्कुल ठीक। अच्छा आमना, आज हम बात कर रहे हैं कि उन लोगों की तरफ देखें, मतलब जो आपको रियलिटी दिखा रहे हैं। हम लोग सोशल मीडिया, अब आप भी जब शुरू में आए थे तो याद है एक दफ़ा हमने वो एनिमल्स पे शो किया था, जानवर गाए थे, तो हमारी बाद में बात हुई थी कि टिकटॉकर्स ने भी शेर रखे हुए हैं और इसने भी, तो मैंने आपको यही कहा था कि आमना किसी के पास एक्चुअली नहीं है, बिल्कुल ये सिर्फ दिखावा है। असल में वही है ना कि हमने वही जो काइंड ऑफ गोल सेट कर दिए हैं, और इस चीज़ को देख के एक आम इंसान जो सिर्फ एक स्क्रॉलिंग करते हुए देख रहा है वो वीडियोस, तो आपको अगर आप उसको रियल समझते हैं और फिर उसके लिए वही जैसे आपने कहा एक डिप्रेशन एक आता है, तो ये हकीकत नहीं होती। हकीकत इससे बिल्कुल अक्सर केसेस में तो बिल्कुल ही बरक्स होती है, जैसे अभी आपने बताया। और वही इसमें एक चीज़ मैं कहूँगी कि वो कहते हैं ना कि आपकी बोरिंग जॉब बहुत से बेरोज़गारों का ख्वाब है, आपका छोटा घर बहुत से जो बेघर हैं या किराए पे रहते हैं जिनके पास अपना घर नहीं है, महल है, बिल्कुल उनके लिए महल है। अल्टीमेटली देखें, आई नो कि जब भी कोई चीज़ वायरल हो जाती है तो सारे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। अब जैसे ये शादियों का जो एक बन गया ट्रेडिशन के 10-10 फंक्शन करने, कभी उन माँ बाप से पूछा है जिनके ऊपर, देखें बच्ची की शादी एक खुशी का वो होना चाहिए मौका, एक अजाब नहीं फील होना चाहिए। उन माँ बाप पे तो एक अजाब ही बर्पा हो जाता है ना जिनके बच्चे फिर घूम के कहते हैं कि जी हमने 10 फंक्शन करने हैं। चलें अगर आप अफोर्ड भी करते हैं तो मुझे एक बात बताएं, 10 फंक्शन करके करोड़ों रुपए जो आपने वीरान करने और उसके बाद फंक्शन तो हो गया, मुक गया, ख़त्म हो गया, आप अच्छा सा एक मेहंदी शहंदी टाइप फंक्शन करें और उसके बाद एक रिसेप्शन कर लें, और उसके अलावा जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं उनसे अपने बच्चों को कोई घर खरीद दे, ज़मीन खरीद दें, कोई उनके लिए ऐसी चीज़ कर ले जिसका उनको कोई फ़ायदा भी होगा, लॉन्ग टर्म अपना फ्यूचर भी वो सिक्योर करें। सिर्फ दिखावे के लिए आप सोचे कि बर्थडेज पहले कितने मज़े की होती थी, रात को आपकी फैमिली वगैरह आती थी, आप केक को काटते थे और उसी तरह नाइट सूट वाइट सूट में क्यूट सा माहौल होता था। अब इवन सरप्राइज झूठे हो गए। जी जी, मतलब जिस सरप्राइज दे रहे होते हैं, कभी सोचा कि आप किसी को सरप्राइज दे रहे हो और वो फुल तैयार है, कैसे हो सकता है कि घर पे बैठा हुआ बंदा फुल तैयार बैठा हुआ? ऐसा नहीं होता। बिल्कुल उनको पता होता है कि अब हम ये वीडियो के लिए ये करना है, सब प्लान होता है वो। बच्चे का जब पता चलता था, अब जेंडर रिवील का बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया, उन चीज़ों को देख के लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। मैंने जब अपना जेंडर रिवील किया था नूर का, तो हसन के साथ किया था और लिटरली गुब्बारे थे और उन गुब्बारों को फाड़ा था घर के अंदर ही, हमने कोई एक्स्ट्रा फनकारी नहीं की थी। उससे 100 गुना बेहतर है कि आप सदका खैरात निकाल दें अपने आने वाले बच्चे के लिए। बिल्कुल, यू नो लाइक मेरा पॉइंट ये है, बट ठीक है जो जितने भी तरीके से जिस भी तरीके से कोशिश रहे, लेकिन व्यूअर्स को ज़रूर ये कहूँगी कि उन चीज़ों को देख के रश ना करें जो सच्ची नहीं है, जो रियलिटी नहीं है। रियलिटी के करीब रहेंगे तो कभी भी जेलसी इसके मसाइल नहीं होंगे। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स आमना के किचन में भी हमने आना है। आज फरीद नवाज़ बलोच साहब की डेथ एनिवर्सरी है। जैसे कि आप जानते हैं, हम पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे कोशिश करते हैं कि अपने लेजेंड्स को ज़रूर ट्रिब्यूट पेश करें। तो आज फरीद नवाज़ बलोच साहब की डेथ एनिवर्सरी है। उर्दू एंड सिंधी ड्रामे के बेहतरीन आर्टिस्ट थे आप। पीटीवी के बेशुमार ड्रामा सीरियल्स में आपने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। इसके साथ साथ आपने सिंधी और उर्दू फिल्मों में भी अपने फ़न का लोहा मनवाया और बहुत से अवार्ड्स अपने नाम किए। सीरियस और कॉमेडी दोनों एरियाज़ में आप बहुत महारत रखते थे। आपकी डेथ 15 दिसंबर 2001 में कराची में हुई। तो आज हम याद करें फरीद साहब को, दुआ है कि अल्लाह पाक आपके दर्जात को बुलंद फरमाए। इनके लिए दुआ करते हुए हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो किचन में मुलाकात होगी शेफ आमना इलियास से।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं आमना इलियास के किचन में। तालियां। लेकिन लाई आप कुकड़ी हैं जी, वो भी बोनलेस। कुकड़ी इज नॉट माई फ्रेंड, आई डोंट लाइक कुकड़ी। फॉर यू आई हैव एग्स। आई विल ईट अंडा। ओके, आई विल ईट अंडा, यू ईट कुकड़ी। ओके डन। अच्छा, मुझे ना फॉर व्यूअर्स जैसे हर बंदे के घर में प्रेफरेंसेस होते हैं। कुछ लोग चिकन ज़्यादा खाते हैं, कुछ बीफ खाते हैं, कुछ मटन खाते हैं, कुछ फ़िश खाते हैं। मुझे क्योंकि चिकन पता नहीं क्यों मुझे प्रॉब्लम है थोड़ी सी, मुझे चिकन का जायका थोड़ा ऑड सा लगता है। आई थिंक बड़े हुए थे देसी मुर्गी खाते हुए, ब्रॉयलर मुर्गी का वो टेस्ट नहीं होता, तो लगता है जैसे कुछ अजीब सी एलियन सी चीज़ खा रहे हो। लेकिन चिकन भी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर चिकन नहीं खाते तो कम से कम अंडों का फिर ज़रूर इस्तेमाल करें। और व्यूअर्स प्लीज़ प्योर चिकन पे रहना, प्योर बीफ पे रहना, प्योर मीट पे मटन पे रहना या प्योर सी फूड पे भी रहना, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, यूजुअली सेंसिबल नहीं है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ऑफ कोर्स वो तो फिर आप वीगन हैं, आपके चॉइसेस हैं, फिर आप हाथ किसी भी चीज़ को नहीं लगाते। लेकिन फिर आपने अपनी प्रोटीन को दूसरी जगह से पूरा करना है, क्योंकि जब आप वेजिटेरियन होते हैं तो सब्जियों के अंदर नहीं होती प्रोटीन। कुछ चीज़ें सोयाबीन के अंदर, हमारे यहाँ टोफू नहीं उस तरह से मिलता, पनीर के अंदर आपको मिल जाती है, बट बहुत कम। नट्स के अंदर थोड़ा बहुत प्रोटीन मिल जाता है। सो फिर आपने एहतियात करनी है। तो घर में वेरिएशन के साथ चीज़ें बनाएं। और दाल बाय द वे बड़ा बेहतरीन सोर्स है प्रोटीन का एज वेल और अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स का। लेकिन क्योंकि वी आर मेकिंग द कुकड़ीज़, तो मुझे ये बताइए कि आज हम चिकन में क्या बना रहे हैं? जी, आज हम बना रहे हैं बोनलेस चिकन बिरयानी। बोनलेस चिकन बिरयानी। अच्छा, अब प्लेट क्यों साइड पे रखी है? बिकॉज जब भी हम कुकिंग करते हैं व्यूअर्स, एक गलती हम करते हैं कि हम अपने ये जो चम्मच वगैरह हैं ये या तो काउंटर पे छोड़ देते हैं, काउंटर भी गंदा होता है और इश्यूज बनते हैं। और हमेशा साफ प्लेट पे अपने चम्मच वगैरह रखें, क्योंकि किसी और का जूठा खाया हुआ उसके अंदर आप चम्मच वगैरह रखते हैं तो वो बात गलत हो जाती है। अच्छा, तो हम चिकन में क्या बना रहे हैं? चिकन में आज हम बना रहे हैं बोनलेस चिकन बिरयानी बना रहे हैं, और इसके अंदर हम अंडों की भी तय लगाएंगे, क्योंकि जैसे आपने अभी बोला आपको चिकन पसंद नहीं है, बच्चे कुछ अवॉइड करते हैं, तो उसमें भी ये देखिए बिरयानी का भी पोर्शन आ जाएगा और साथ में आप उनको अंडों के साथ सर्व कर सकते हैं। इसमें राइस बॉईल करेंगे, हमने सोक कर दिए हुए हैं राइस। अच्छा, ये आप देख लें, जो प्याज है ये ऑलमोस्ट हमारा फ्राई हो गया है। आपने इसको जस्ट ब्राउन करना है, बिल्कुल डार्कर साइड पे ना लेके जाएं, क्योंकि उससे फिर ये होता है कि चावलों का जो कलर चावल डाल दूं मसाले का, जी, वो बहुत डल हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अब ये प्याज जैसे थोड़ा सा हो जाएगा तो इसमें हमने लहसुन अदरक डालना है, ये थोड़ा सा भून के उसके बाद हमने इसमें मसाले डालने हैं सारे जो इसकी सीजनिंग है, और उसके बाद फिर हम इसमें टमाटर डालेंगे। जब वो थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाएगा फिर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे, उसको कुक करेंगे, और अच्छे से जब वो भून जाएगी तो फिर हमने, आपको पता जैसे एक बिरयानी की तय लगती है, वो लगाएंगे। मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। अच्छा, एक मैं ट्रिक ज़रूर आपके साथ व्यूअर्स शेयर करना चाहूँगी जो मैंने पिछले दिनों एक जगह पे सुनी। बेसिकली आप कर ये सकते हैं, अच्छा हमने इसमें एक दालचीनी का पीस के, आप अगर अपना जब चावलों को बॉईल कर रहे हैं ना, इसमें आप 2 क्यूब डाल दें चिकन क्यूब, नमक की जगह 2 क्यूब चिकन क्यूब डाल दें, तो आपके हर चावल के दाने में भी ना वो एक फ्लेवर आ जाता है फ्लेवर आ जाएगा। बिल्कुल। ये भी तो ये एक छोटी सी ट्रिक है। आप ज़रा रेसिपी की तरफ आ जाएं, इंग्रेडिएंट्स की तरफ, और इसके अंदर फिर मैंने नेक्स्ट क्या डालना है? लहसुन अदरक इसमें डाल के, और उसके बाद फिर हम टमाटर डाल देंगे। ये मसाले हैं सारे। ओके, इसके लिए हम लोगों को चाहिए प्याज 3 अदद कट करके हमने उनको फ्राई करने रख दिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच है। चिकन हमने बोनलेस ली है, नहीं आधा किलो, ये पूरा डाल दूं? जी। काली मिर्च लेंगे 8 से 9 अदद, साबित बादियान का फूल 1 अदद है, दालचीनी है 2 अदद, लौंग लेंगे 4 से 5 अदद, बड़ी इलायची छोटी इलायची 1 अदद और 4 अदद, जीरा लेंगे 1 चाय का चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर 1.5 चाय का चम्मच है, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच है, गरम मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर 1-1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका है, तेज़ पत्ता 1 अदद लेंगे, दही लेंगे 3/4 कप, टमाटर 3 अदद लिए हैं, हरी मिर्च 4 से 5 अदद हैं, आलू बुखारा लिया है 5 से 6, हरा धनिया और पुदीना हम लोग हस्बे जायका ले लेंगे जितना ज़रूरी चाहिए, लेमन जूस लेंगे 2 खाने के चम्मच, चावल आधा किलो लिए हैं, बॉईल कर लिए हैं, और आलू या अंडे जो भी आप इसमें ऐड करना चाह रहे हैं वो आप बॉईल करके सेपरेट रखेंगे। अच्छा, ये अब हो गया है। इसके अंदर ये देखिए मैंने और सारे स्पेशली अगर आप बोनलेस बना रहे हैं ना, तो याद रखिएगा कि हड्डियों वाली यखनी वाला एलिमेंट नहीं होगा। इस वजह से अगर आप 2 चिकन के क्यूब इसमें डाल देते हैं, चिकन पाउडर डाल देते हैं, तो आपका मामला आसान हो जाता अब है। ये हम सीजनिंग भी डाल देंगे, साथ में ये भी भुन जाएगी बिल्कुल। इसमें सारी चीज़ें जो आपको बताई हैं, जीरा साबित लिया है हमने, लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है, और उसके साथ हमने जो साबित हमारे गरम मसाले हैं, लौंग है, दालचीनी, कश्मीरी लाल मिर्च, जी, ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। और अब टमाटर डाल देंगे। 1 सेकंड में थोड़ा सा ये हो जाए, साथ ही ग्रीन चिली भी डाल देते हैं, क्योंकि जो फ्लेवर आपको पता है हरी मिर्च से आता है ना, वो फिर उतना ज़्यादा लाल मिर्च का कंटेंट आपने अवॉइड कर देना है, उतनी आप उसकी क्वांटिटी कम कर दें। और अगर आपको बहुत तेज़ मिर्चें नहीं पसंद तो इस स्टेज पे हरी मिर्च डालना
अच्छा आइडिया होता है। लोग क्या करते हैं एंड में फ्रेश हरी मिर्च काट के डाल देते हैं और उसका वो फिर एक कच्ची मिर्च का जायका है वो बहुत तीखा हो जाता है, और वो फिर अगर कुछ लोग नहीं इतना ज़्यादा स्पाइसी खाते तो वो फिर मुश्किल हो जाती है। इस स्टेज पे देखिएगा क्यूब्स में कट किए हुए टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे, बड़े अच्छे हमारे जो है वो फ्रेश टेंडर से टमाटर थे। ये जैसे ये सॉफ्ट होंगे इसके साथ हमने इसमें चिकन ऐड कर देना है। राइस भी आपके सामने बॉयल हो रहे हैं, इसमें हमने नमक डाला है, थोड़ा सा आप 3 से 4 जो चम्मच है वो ऑयल डाल दें ताकि चावल जब आप स्ट्रेन करें तो फिर वो आपस में जुड़े नहीं। तो ये थोड़े बहुत पॉइंट होते हैं। अच्छा, इसमें हमने दही भी ऐड करना है। जब ये टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे चिकन डाल के हम भून लेंगे, उसके बाद हम दही डालेंगे ताकि चिकन जो है वो दही के पानी में अच्छे से खुश्क हो जाए। इसमें थोड़ा ऑयल भी डाल दिया, ठीक है, ढक रही हूँ ताकि एक तो उसको उबाला आ जाए, उसके बाद हम इसको उतार देंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये आलू जो अंडे हैं ये हम बिल्कुल होल ही डालेंगे, इनको हम कट नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा जब दम लगाएंगे उसके बाद हम मिक्स करेंगे, जब आप सर्व करने लगे तब आप जरूर चाहें तो आप इनको हाफ कट कर सकते हैं। अभी अब देखिए ना, लाइक आई सेड, चिकन अगर फॉर एग्जांपल किसी आपके घर में 1-2 लोग हैं जो नहीं खाते हैं चिकन, उनको नहीं पसंद, तो एग्स का ऑप्शन बड़ा बेहतरीन है। चावल के साथ आपने एग्स खा लिए और इसके अंदर अगर आपने एडिशंस करनी है तो आलू भी डाल सकते हैं। आलू भी डाल सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। मटर, गाजर, आलू तो अच्छा, हम हमेशा डालते हैं। आज हमने जरा ये एक वेरिएशन आपको बताने बच्चों के लिए अंडे जब सर्व किए। स्पेशली बनाती हूँ ना मैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सिर्फ आलू नहीं, आलू की जगह गाजर मटर डाल दी। बिल्कुल, वो एक वेजिटेबल बिरयानी भी हो जाती है। हाँ जी, ये भी बहुत, और आजकल तो वैसे ही सब्जियां इतनी अच्छी सारी आई हुई हैं इस सीज़न में, गाजरें बहुत अच्छी हैं, जो मटर हैं वो बहुत अच्छे आए हुए हैं। तो आप यही सारा मसाला इस स्टेज पे चिकन की जगह आप वेजिटेबल्स ऐड कर दें, साथ में अगर आप थोड़ा सा कीमा ऐड कर दें तो वो कीमा और जो है वो वेजिटेबल बिरयानी बन जाएगी आपकी। बिल्कुल। और यहाँ पे ये चिकन डालेंगे, नेक्स्ट स्टेप्स क्या है क्योंकि फिर हमने ब्रेक जी, अब बस चिकन डालेंगे, थोड़ा सा चिकन जब कुक हो जाएगा ऑलमोस्ट हमारा 5 मिनट हम इसको कुक करेंगे, उसके बाद फिर हम दही डाल के और फिर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। दही के पानी के साथ चिकन जो है वो कुक हो जाएगा क्योंकि बहुत टाइम नहीं लगेगा, बोनलेस चिकन है तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और पूरी चिकन को बोनलेस करवाया करें जिसमें डार्क मीट और वाइट मीट दोनों आए, ताकि मतलब हर सिर्फ अगर आप ब्रेस्ट पीसेस ले लेते हैं तो वो जरा हर किसी की चॉइस नहीं होती, ड्राई हो जाते हैं जी। तो इसमें थाई के भी हैं और इसमें जो है वो ब्रेस्ट पीसेस भी हैं, क्यूब्स में कट किए हुए हैं। तो ये बस डालेंगे और उसके बाद जब ये एक आपका कोरमा रेडी हो जाएगा और चावलों के साथ तय लगा लेंगे एंड देन सर्व करेंगे। और ऊपर आपने टमाटर रख दिए, हरी मिर्च, ये सारा कुछ हमने तय में लगाना है। तो हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं व्यूअर्स। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुलाकात होगी ज़ैनब गोंदल से। आज मैं उनसे बड़ा एक इंटरेस्टिंग एंगल पे बात करने जा रही हूँ, हलवा जात की। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि हलवे बहुत बुरे हैं आपकी सेहत के लिए, आपको बहुत मोटा करते हैं, आपको बहुत अनहेल्दी तरफ लेके जाते हैं। क्या हलवों को खाने का कोई हेल्दी तरीका भी है, या मिकदार इतनी है कि अगर हम खा भी लें डेली या एवरी अदर डे तो इतना इशू ना हो? क्योंकि सर्दियां हो, दिल करता है ड्राई फ्रूट ना खाएं और हलवे ना खाएं तो मज़ा ही नहीं आता। ब्रेक के बाद बात करेंगे हलवा जात पे न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब हमें ज्वाइन किया है न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, फूड टेक्नोलॉजिस्ट ज़ैनब गोंदल ने। वैसे तो ज़ैनब की एक अच्छी बात, वाहिद अच्छी बात, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम ग्लैड टू हियर वाहिद अच्छी कि बात, मेरी अच्छी बात नहीं, आपकी वाहिद अच्छी बात यह है कि दूसरी न्यूट्रिशनिस्ट की तरह आप ये नहीं कहती कि अगर कोई कहे कि जी निहारी खानी है तो आप ये नहीं घूम के कहती कि निहारी को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, पराठे को बिल्कुल हाथ नहीं खाना लगाना, फल भी नहीं खाना, चॉकलेट भी नहीं खानी, मीठा भी नहीं खा, कुछ नहीं खाना, बंदा मर जाए। आई एम सॉरी ज़ैनब, हम एज अ नेशन, एज पाकिस्तानीज, वी लाइक टू ईट। ऑफ कोर्स हमारे मुल्क में ना तो मतलब यू नो कोई क्लब्स हैं, ना बार्स हैं, ना अल्कोहल हमारे मुल्क में मिलती है। हमारी एंटरटेनमेंट भी खाना ही है। तो जिस मुल्क में खाना ही एंटरटेनमेंट हो और खाना ही प्यार करने का, इजहार करने का तरीका हो, हर चीज़ खाने से रिलेटेड है, उधर जब न्यूट्रिशनिस्ट बैठ के कहता है जी किसी भी चीज़ को ना खाओ। अब जैसे सर्दियाँ आए, अब हमारे मतलब हम सर्दियों के बीच में, मौसम अमेजिंग है, लेकिन ड्राई फ्रूट एंड हलवा जात इस मौसम की सौगात है, जान है। हाँ, न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं कि जी हलवों को आपने बिल्कुल नहीं हाथ लगाना। कैसे हो सकता है? मतलब गाजर का हलवा, सूजी का हलवा, पेठे का हलवा, अंडे का हलवा, दाल का हलवा, ये सारी चीज़ें तो इस सीज़न में खाने वाली होती हैं। बिल्कुल, और खानी भी चाहिए, क्यों नहीं खानी? हलवे ही नहीं खाने तो सर्दी का मज़ा क्या आएगा? लेकिन हलवे बहुत अनहेल्दी होते हैं, ये कहा जाता है। देखिए जोगनापी, हम ये सोच के बैठ जाते हैं कि अनहेल्दी है। हर चीज़ अनहेल्दी नहीं होती, उसको एक हेल्दी वर्जन बनाने का तरीका ऑलवेज अवेलेबल होता है।
अब हम उसको अवेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे कि आपने अगर हलवे की बात करनी है, अब एक हलवा है जो आपका हलवा बहुत ज़्यादा चीनी में, ऑयल में और उसमें बना के बहुत ज़्यादा जो है वो बना दिया गया है, हाँ ऑफ कोर्स वो आपके लिए अनहेल्दी होगा और आप उसको 1-1 किलो या आधा किलो एक टाइम पे बैठे हुए खा रहे हो, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन आपने एक हलवा जो है वो खाया है जिसको आपने स्किम मिल्क में बनाया है, आपने उसके अंदर बहुत ज़्यादा फैट या शुगर ऐड करने के लिए फैट के तौर पे आपने उसमें देसी घी ऐड किया है और शुगर के तौर पे आपने उसके अंदर स्टीविया, खजूर, किशमिश या आपने उसमें इंजीर ऐड कर दिए, तो वो मीठा या हलवा आपके लिए हार्मफुल नहीं है। सूजी के हलवे को लेते हैं। यस, एक तो नॉर्मल तरीका होता है सूजी का हलवा का कि इतनी तय पहले तेल की जाती है, फिर उसके अंदर आप उतनी ही तय सूजी की डालते हैं, उसके बाद आप उसको भूनते हैं, फिर लोग उसके अंदर खोया भी डाल देते हैं, दूध भी डाल देते हैं, फुल फैट। अब ये जिस तरह सूजी का हलवा हम व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर हम इस सूजी के हलवे को 1 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून, आपको पता है व्यूअर्स कि आप सूजी को ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप उसको पैन के अंदर ऑयल लगाए बगैर भी रोस्ट करना चाहें, मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा उसको भून लिया, उसके बाद 1 टेबल स्पून उसमें देसी घी का डाल दिया ताकि वो थोड़ी सी फ्राइड फील उसमें आ जाए। बिल्कुल। अब अगर 2 पाव यानी कि आधा किलो आपने सूजी ली है, उसके अंदर अगर आप 1 या 1.5 टेबल स्पून भी डालते हैं देसी घी, तो जब आप उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो इतनी ज़्यादा नहीं है। आपने उसको कुक किया, उसको आपने नट्स वगैरह डाले, अच्छा उसमें आपने चीनी के बजाय किशमिश डाल दी, थोड़ी सी आपने इंजीर कट करके डाल दी। अच्छा, और अगर आपको थोड़ा सा उसके अंदर कुछ मीठा डालना है, डायबिटिक है तो आप उसके अंदर स्टीविया डाल लें। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं और आप थोड़ा सा उसको मीठा चाह रहे हैं तो मुनासिब सी शक्कर उसमें डाल दें या शहद डाल दें एंड के अंदर और उसको मिक्स कर लें। इसके अंदर आप कोकोनट डाल सकते हो, अपने नट्स आप इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हो। ये एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका है ड्राई फ्रूट्स खाने का, नट्स खाने का। अगर मैं लोगों से कहूँ कि आपने डेली बेसिस पे कितना सा कोकोनट का पीस खाना है, वो आपको ये बेनिफिट्स देगा, लोग नहीं खाएंगे उसको। इसलिए नहीं खाएंगे क्योंकि या तो वो अवेलेबल नहीं होगा फ्रेश फॉर्म में, और ड्राइड फॉर्म में वो बड़ा मुंह में चूई सा बन जाता है, वो खाया नहीं जाता। अगर वही आप उसको ग्रेट करके या आप उसको छोटे छोटे पीसेस करके अपने किसी हलवे में डाल के खा लो, तो वही कोकोनट आपको अमेजिंग रिजल्ट्स दे रहा होता है। अगर मैं ड्राई फ्रूट कहूँ कि जी बादाम आपने खाने हैं, आपने किशमिश खानी है, तो आप पूरा एक बॉक्स रखेंगे और उसको शाम तक ख़त्म कर देंगे। लेकिन अगर आप एक मुनासिब अमाउंट ले के अपने हलवे में डालोगे तो आपकी बॉडी में देसी घी भी चला जाएगा। सूजी की अगर मैं बात करूं तो वो आपके दिल के लिए बहुत अच्छी है, आपके न्यूट्रिएंट्स बॉडी के जो है ना उसको बैलेंस आउट करने के लिए बहुत अच्छी है। जो आपने हैंडफुल ऑफ नट्स खाने हैं वो आपने, अगर तो आप दोनों चीज़ें कंबाइन करना चाहते हैं, वैसे तो आप सूजी का हलवा विदाउट द नट्स ऑल्सो बना सकते हैं, बट मैं यही कहूँगी कि जी एक मज़े की चीज़ है। लोगों का अक्सर मीठे की तलब हो रही होती है कि यार कुछ डिज़र्ट खानी है, तो अगर आप इतना सा 2 टेबल स्पून बड़े एक बोल में डाल लें, तो वो चाय की चमची से, अगर आप देखें ना फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है। अगर आप बड़े चम्मच से खाएंगे तो आपको लगेगा बहुत कम है, अगर चाय की चमची के साथ खाएंगे और आधी चाय की चमची एक टाइम पे खाएं। मैं ना एक चीज़ दिखाना चाह रही हूँ हमारे व्यूअर्स को। अगर आप मुझे एक बड़ा वाला टेबल स्पून देंगी यहाँ पे, और छोटी चाय की चमची हमारे पास है, अगर छोटी चाय की चमची भी मुझे अगर मिल जाए तो मुझे फिर डिफरेंस, अब देखें ना, ये है टेबल स्पून, ये एक बड़ा चम्मच है। जब आप इसके अंदर कोई भी चीज़ डालेंगे वो ज़्यादा आएगी, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये देखें, ये है टेबल स्पून, ये बड़ा वाला चम्मच है आपका। जो छोटी वाली टेबल स्पून होती है, जो इस साइज़ की होती है, जिसके साथ जो टी स्पून होती है, जिसमें आप चाय की प्लेट के साथ या पिर्च के साथ रखते हैं, तो उसके साथ क्या फ़ायदा होता है कि आपने 2 इतने चम्मच फुल डाल दिए अपने बोल के अंदर, आपकी बोल में इतना आ जाएगा हलवा। अब आप उसको जब चाय की चमची से छोटे छोटे चम्मच के बाइट्स लेके खाएंगे और चबा के और इंजॉय करेंगे, तो आपको पेट भी जल्दी भर जाएगा और आपकी मीठे की तलब भी पूरी हो जाएगी। तो स्पून्स में डिफरेंस अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह हम लोग खाना खाते हैं बड़ी प्लेट में, ये हमें ब्रिटिश राज कॉलोनियल टाइम से एक चीज़ सिखाई गई। तो बात यह है कि जब इंसान खाने पीने की बात करता है तो हम उधर से इंस्पायर हो रहे हैं। अब वो इतनी बड़ी प्लेट जो होती है, हमें लगता है हम इसको जब तक भरेंगे नहीं हमारा पेट नहीं भरेगा। और उससे ज़्यादा हमने ये देखा है कि डिनर सेट्स में डिफरेंट आता है। जो जापान से आते हैं डिनर सेट, उसका प्लेट साइज डिफरेंट है, और जो वो यूके वाले हैं उनका डिफरेंट है। आपने देखिए, क्योंकि वहाँ पे जब आप रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं यूके वगैरह, तो वो आपको इतनी बड़ी बड़ी एक बंदे की खाने की डिश देते हैं। अमेरिका कनाडा वगैरह में हम लोग सालन रोटी खाने वाले लोग हैं, सालन चावल खाने वाले लोग हैं। अगर आप छोटी प्लेट में खाना डालेंगे, बिल्कुल छोटी कौली में मीठा लेंगे, देखिए
बड़े डोंगे में मीठा डालेंगे फिर आपको होगा ये मैं पूरा ख़त्म करूँ, छोटी कौली में डालेंगे कम खाएंगे। मैं तो इसी तरह अपने आप को, मुझे जब कहते हैं ना तुम तो कुछ नहीं खाती होगी, पिछले कुछ दिनों से ना काफ़ी लोग मुझे कह रहे हैं अच्छा कॉफ़ी ब्लैक पी होगी फलां चीज़, तो मैंने कहा जी मैं तो ऐसा मैं तो कोई डाइटिंग नहीं कर रही जी, ब्लैक कॉफी ये नहीं पीती। मैं नहीं पीती, मुझे मिक्स्ड वाली फिटी हुई कॉफ़ी पसंद है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं 4 कप नहीं पीऊंगी एक टाइम अपनी वो डिज़ायर पूरी करने के लिए। जब आप 4 कप पीते हैं काली कॉफ़ी के तो वो आपके हार्ट पैल्पिटेशंस आपको दे देती है। आप नॉर्मल वाली कॉफ़ी 1 कप दिन में पी लें। ऐसे ही है, वही बात है ना, चॉइसेस कि आपने उसको किस तरह से कंज्यूम करना है। अब जैसे सर्दियों में सबसे ज़्यादा जो एक क्रेविंग आती है ना वो गाजर के हलवे की आती है। अब गाजर की ही अगर मैं बात करूं तो उसके बेनिफिट्स गाजर के बता के फिर उसको मैं हलवे की तरफ लेके जाना चाहूँगी। आपके लिए बीटा कैरोटीन बेस्ट इसमें अवेलेबल है गाजर में विटामिन ए अमेजिंग, विटामिन सी इसके अंदर बहुत अच्छी अमाउंट में मौजूद होता है। लेकिन ज़ैनब ये तो भुनता है, बनाने का तरीका भी बताती हूँ। अच्छा। और फिर ये भी बताती हूँ कि क्यों इसको पकाकर ही खाना है। फिर इसके अंदर पोटेशियम आपका अवेलेबल है, मैग्नीशियम अवेलेबल है, जिंक अवेलेबल है, यानी एक टोटल पावर हाउस है आपके लिए जो कि गाजर है। अब एक कॉन्सेप्ट है, आपसे मैं क्वेश्चन करूंगी क्योंकि मुझे पता है आपको ये बहुत अच्छे से आता है। हमारे पास 2 तरह के विटामिन हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल्स। फैट सॉल्युबल जो हैं वो ADE के और वाटर सॉल्युबल हैं जी BNC। अब हमने विटामिन ए में डाला है गाजर को, तो विच इज फैट सॉल्युबल। ठीक है। गाजर हम खाते हैं कच्ची कि जी मैं विटामिन ए ले रहा हूँ, नहीं वो आप विटामिन C ले रहे हैं तो जब आप कच्ची yes, खाते हैं। तो कच्ची खाने में आपका विटामिन ए नहीं आ रहा। आप जो सोच के खा रहे हो मेरी आंखें बहुत अच्छी हो रही हैं, वो नहीं हो रही वो उससे। आप सैलेड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यूज़ करेंगे तो आपको विटामिन C की अच्छी मकदार मिलेगी, लेकिन जब आपने उसको खाना है विटामिन ए के लिए तो आप इसको भूनेंगे। हाँ जी, हमारे थैंक यू सो मच, चम्मच भी आ गए। मैं चमचों का साइज़ ज़रूर दिखाना चाहती हूँ क्योंकि थैंक यू बेटा, थैंक यू। ये देखें, और एक बड़ा वाला चम्मच भी मुझे प्लीज़ दे दे, टेबल स्पून। अब देखें ना फ़र्क ये है। अब अगर ये स्पून्स कोई देख ले, अब ये देखें ना, ये 4 साइज़ के चम्मच है। यस, ठीक है, ये मिडल वाला जो है ये टीस्पून की एक बड़ी वर्जन है, ये उससे बड़ा टीस्पून है और ये उससे छोटा। आपने डालना इससे है सालन, आपने इससे डालना है इस वाले साइज से 2 चम्मच हलवे के, कोई भी हलवा जो हम आपसे डिस्कस करें, खाना आपने इस चम्मच से, छोटी चमची से। अब आप कहेंगे अजीब सी बात है व्यूअर्स, ये नफ्सियात की गेम है, प्योर खाना प्योर नफ्सियात की गेम है। थैंक यू सो मच हाशमी साहब, भागते दौड़ते आप हमारे लिए चम्मच ले आए। हमारी और बड़ी अच्छी वैरायटी है अहमद भाई ने क्या है भाई, मतलब उनको भी समझ आ गई है मेरी बात की कि यार देखिए खाएं सब कुछ, जस्ट बैलेंस। 2 बड़े चम्मच आपने डाले हैं ना, तो छोटी चम्मच से जब आप खा रहे हो तो वो तकरीबन 8-10 चम्मच बनेंगे, आपकी क्रेविंग सेटिस्फाई हो जाएगी। और हलवा ऐसे नहीं खाना, एक बाइट लें, उसको एंजॉय करें, उसके फ्लेवर्स को एंजॉय करें। उसके अंदर मीठा भी है, उसके अंदर आपको वो हार्ड टेक्सचर भी मिलता है नट्स का, थोड़ा सा सॉल्टी फ्लेवर भी आता है, मतलब आप अपने फ्लेवर्स को एंजॉय करें। ट्रू। देखिए खाना आप मगरो लाने के लिए या मीठा मगरो लाने के लिए खा रहे हैं या अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, दैट्स ट्रू। तो देखिए मेहमान आपके घर आते हैं, अब एक मेहमान है जिसने कहा ये मुझे भूख नहीं है, आपने कहा नहीं आप खाएं, वो प्लेट में डालेंगे, लेकिन छोटी प्लेट उठाएंगे और थोड़ा सा खाना डालेंगे ताकि आप भी खाना पूरी हो जाए, खुश हो जाए। लेकिन वो लोग भी होते हैं कि जब वो बाहर जाते हैं और खाना खाने लगते हैं तो इतना खाना खाते हैं। दोनों चीज़ें ठीक है, लेकिन अपने पेट का साइज मद्देनजर रखें। ट्रू। फिर बाद में अक्सर डिनर्स के बाद लोग कहते हैं पेट खराब हो गया, गैस्ट्रो हो गया। अपना समझ के खाए ना पेट। हाँ जी, किसी की anyway, आप गाजर के हलवे का तरीका बता रही थी बनाने का। अब मज़े की बात यह है कि आपने जब गाजर के हलवे को या गाजर को आपने किसी भी फैट के साथ, चाहे वो ऑलिव ऑयल आप सैलड पे ड्रिजल कर लो तो विटामिन ए को आप कंज्यूम कर सकते हो, आपने उसी को ही गाजर को देसी घी में आपने उसकी भुनाई कर ली या आपने उसमें ऐड ऑन कर लिया तो आपका बेस्ट हो गया। अब गाजर का हलवा हम बनाते पता कैसे हैं कि गाजर रखते हैं, उसके अंदर हम दूध डाल देते हैं, उसमें उसको पकने देते हैं। भाई ये तो आप उसको फुली फैटनिंग कर रहे हो। सही तरीका ये है कि आप गाजरें काटो। फॉर एग्जांपल आपने 3 किलो गाजर का हलवा बनाना है, 3 किलो गाजरें आपने ले ली, उसका आपने हलवा बनाना है। उसके अंदर आप अच्छे से पानी ऐड करो और आप उसको पकने के लिए रख दो अनटिल एंड अनलेस आपकी जो गाजरें हैं वो अच्छे से गल जाए। अब इसमें 2 ऑप्शन है आपके पास। अच्छा, या तो आप दूध वाला ऑप्शन, जिस तरह हम सूजी की खीर भी बता रहे थे कि बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। आपने बच्चों को एक टी टाइम स्नैक देना है, बिल्कुल। तो अब आप देखें ना उसके अंदर, अब गाजर का हलवा तो बहुत अच्छा है, गाजर उसके अंदर एक वेजिटेबल है, उसके अंदर आप नट्स भी डाल रहे हैं, आप उसको दूध के अंदर गजरेला स्टाइल अगर बनाते हैं तो बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन है। ये देखें
खोया बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन व्यूअर्स बहुत ज़्यादा फैटनिंग है। यस सो यू हैव टू बी माइंडफुल। खोए के एलिमेंट को कम कर देते हैं वैसे वो। और मज़े की बात, मैंने कुछ दिन पहले एक जगह पे गाजर का हलवा खाया है, उसमें उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा कि ये तो बड़ा बहुत स्वीट है और बड़ा ऐसे लग रहा है, तो आपने इसको कैसे बनाया, क्या किया? तो आगे से मुझे बड़े खुश होकर बता रही, उन्हें लग रहा था कि शायद मैं ना बड़ा प्राउड फील कर रही हूँ कि बड़ा अच्छा मीठा और वो उन्होंने डाला है। मुझे कहती है मैंने ना इसके अंदर 15 से 20 चम्मच जो है ना वो ड्राई मिल्क के डाले हैं, मैंने खोया इसके अंदर अलग से डाला है, मैंने जो दूध है ना फुल फैटनिंग बलाई वाला वो अलग डाला है और बलाई भी इसके अंदर डाली है। मैंने कहा ये तो गाजर का हलवा आप वापस ले लें, ये मैं तो नहीं खा सकती, इसलिए कि आपने इसके अंदर इतना कुछ डाल दिया, मैं इसका क्या ही खाऊंगी। सही तरीका यह है कि आपने गाजरों को पानी के साथ अच्छे से बॉईल कर लिया, उसके बाद आप पूरे हलवे में 2 to 3 या 2 to 5 टेबल स्पून जो है ना अपने देसी घी के आप उसके अंदर डाल सकते हो। फुल फैट की जगह आप स्किम मिल्क यूज कर सकते हो। बच्चों के लिए आप जाहिर है फुल फैट अब डालना देखिए ना, चाहो तो ये अलग वाला कर दो। अंदाज गाजर का हलवा खाने का बिल्कुल ठीक है। Perfect. इसमें ना खोया ऐड किया है उस तरह से, ना वटेवर किया है। मैंने अगेन यही वाली बात कहूंगी कि अगर आपने कुक करना भी है दूध के अंदर तो स्किम मिल्क ले लो स्किम मिल्क के अंदर उसको कर लें, ताकि वो क्रीमी फ्लेवर जो आपको चाहिए आ जाए। बिल्कुल। और अगर आप बच्चों को दे रहे हो तो आप फुल फैट बच्चों का अलग कर दो, अपना थोड़ा सा उसमें अलग करके आप उसको और पका साथ में बॉइल्ड एग कट करके ऊपर डालें, Wow. नट्स जरूर दें। Yes. हम कह रहे हैं खोए का मिकदार कम कर दें। अच्छा, अगले हलवे की तरफ बढ़ते हैं, पेठे का हलवा। पेठे की हलवे की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपके लिए बेस्ट एंजाइम्स मौजूद हैं जो कि पानी से बना हुआ है। पानी बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है, वाटर कंटेंट पेठे के अंदर ऑलमोस्ट 75 to 80% पानी होता है, जो कि यानी आपके लिए सॉल्युबल फाइबर है, आपकी बॉडी को फुलफिल रखता है बड़े लंबे टाइम तक। आपने अगर वो खाया है तो आपको बहुत जल्दी भूख नहीं लगेगी। वही सेम गोज़ फॉर कि आपने उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। इतना ऑयल आप डालोगे तो ऑफ कोर्स वो आपको जो है वो तंग करेगा। जैसे अभी हमने जो दिखाया था, आपने देखा होगा, वो वापस एक दफा तस्वीर दिखाएं व्यूअर्स, है वो पेठे का हलवा। वो बेचारा लग सूजी का इसलिए रहा है क्योंकि उसमें इतनी बड़ी तय एक तेल की है। ये जरा तस्वीर ये देखें, ये आप देख रहे हैं पूरा उसके ऊपर एक लेयर है ऑयल का। बिल्कुल नजर आ रही है जो वो ये ऊपर पूरा ऑयल है। अब हलवे का प्रॉब्लम ये होता है कि पेठे का हलवा यस दूध में बनता है, आई थिंक। दूध भी उसमें डलता है, लेकिन मोस्टली पहले उसको पानी में पकाया जाता है, बाद में उसमें दूध, खोया, घी सब ऐड ऑन करते हैं हम लोग। अब देखो आप उसकी कैलोरीज को कैसे कट डाउन कर सकते हो। कैलोरी आपने 10 चम्मच भी डाला है घी और 5 चम्मच डाला है, आपने डायरेक्टली कट डाउन कर दी आधी कैलोरीज उसमें से। दूध जब आप स्किम पे चले जाते हो आप आधी कैलोरीज कट डाउन कर देते हो। आप अगर उसके अंदर खोया, क्रीम, चीज़, हलवों में मैंने लोगों को क्रीम चीज़ तक डालते देखे। भाई हलवे में चीज़ का, क्रीम चीज़ का कोई काम नहीं है। हलवे को हलवा ही रहने दें, उसको कोई मॉडर्न डिश बनाने की कोशिश मत करें, उसको वैसे ही इंजॉय करें वो जैसा है। दूसरी आखिरी चीज़ जो इसकी कैलोरीज को कट डाउन कर सकती है वो है चीनी। बहुत लोग इतनी चीनी डालते हैं, एक इंसान पेठा कोई मीठा तो नहीं होता ना, लेकिन इतनी चीनी अगर आप उसमें डालोगे तो आप पेठे से, आपने फाइबर मैंने कहा है आप ले रहे हो, फाइबर का काम है आपकी बॉडी में से सारे टॉक्सिन्स को रिमूव करना, आपको कैंसर तक जैसी बीमारियों से बचाना। अब चीनी जो है वो कैंसर कॉजिंग एजेंट पिछले कुछ सालों में डिक्लेयर कर दी गई है कि वो डायरेक्टली या अनडायरेक्टली आपको जो है ना वो कर रही है उसमें कैंसर में। अब आपने वही उसमें डाल दिया, एंटी कैंसरस जो मैं चीज़ बता रही हूँ, आप उसी के अंदर उसको ऐड ऑन कर रहे हो, तो आप तो उसका काम खराब कर रहे हो ना। चीज़ों को खाएं ज़रूर, लेकिन ख़राब मत करके खाएं और अपनी ज़िंदगी को आसान करें व्यूअर्स। अब जैसे अंडे का हलवा है, मुझे इतना नहीं, मुझे अफसोस होता है कि अंडे का हलवा एक ऐसा हलवा है जो कम तेल में बन सकता है। यस राइट के रॉन्ग शेफ आमना? अंडे का हलवा तो बड़े मिनिमम ऑयल के अंदर बन सकता है। दूसरी चीज़ों में आई नो भुनाई वगैरह का होता है, उसमें इतना एक्सेस ऑयल साइड्स पे उसकी जरूरत ही नहीं ज़रूरत होती, ही नहीं बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि वो छोड़ देता है। आपने 12 excess अंडों का oil। आई थिंक अंडे का हलवा बनाया था और उसमें आपने शायद 1 टेबल स्पून एक 1.5 टेबल एक स्पून, डेढ़ वो भी टेबल घी, स्पून, देसी घी डाला। हलवों में फिर ऑयल तो मुझे भाई आप अंडा फ्राई करने के लिए भी 1 टेबल स्पून तो घी इस्तेमाल कर ही लेते हैं ना, तो आप पूरे के पूरे 12 अंडों के लिए यूज कर रहे हैं। और अंडे के हलवे की सबसे मज़ेदार बात ये इतना न्यूट्रिशियस होता है, आपको इतने अच्छे फैट्स दे रहा होता है, आपको हेल्दी रखने में काम कर रहा होता है कि आपको अंडे का हलवा लाजमी तौर पे इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। और स्पेशली जिनके बच्चे तंग करते हैं अंडा खाने पे, उनके लिए तो सारा साल ही अंडे का हलवा बड़ा अच्छा है। अंडे की अगर मैं आपको एक खसूसियत सिर्फ बता दूं तो मेरा ख्याल है कि आप अंडा डेली बेसिस पे खाओगे ही खाओगे। एक बीमारी है अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, अलग अलग है। पार्किंसंस, हाँ,
लेकिन ये होती क्या है, लोगों को ये तब जाके समझ आती है जब वो किसी बहुत करीबी में देखते हैं और तब तक टाइम गुजर चुका होता है। उसमें होता ये है कि ये बीमारी एक दिन में नहीं बनती। बहुत सारी बीमारियां ऐसे होती हैं जो आज है कल नहीं है, परसों हो गई, हफ्ते में हुई। ये बीमारियां हैं जो आपको 20-30 साल लेती हैं डेवलप होने में। आपको चीज़ें भूलनी शुरू हो जाती हैं। जब आप अपने पेरेंट्स में या किसी बड़े में देखते हो ना कि ये बीमारी बन रही है, तो आपकी लिटरली जान निकल जाती है। तो ये अंडा अगर आप रोज़ खाते हो तो आप इस बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हो, क्योंकि आपकी ब्रेन की जो मेम्ब्रेन है उसे स्ट्रेंथन करती है। और फाइनली दाल का हलवा जल्दी से। दाल के हलवे के तो बेतहाशा बेनिफिट्स हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी को स्ट्रेंथन करती है, आपकी जो इंटेस्टाइन्स हैं उसकी लाइनिंग को बड़ा स्ट्रॉन्ग करती है, और इसमें एज सच ऑयल घी डालने की आपको ज़रूरत ही नहीं होती। नट्स डालें, दालें वैसे ही। तो तेल क्या बात कर रही हो, भूनना पड़ता है, प्लीज बताइए। नहीं, वो दाल तो होगी क्यों नहीं। डालना पड़ता है, बाद में ऊपर से ना डालें, भूने excess और ना उसके डालें। बाद आप उसको छोड़ दो। वो जो एक जो हमें ऑयल आदत है ना, वो ऊपर आ जाए हलवों उसे में भी हमने remove कर तरी दो। बना और दी है। दाल के हलवे में व्यूअर्स खोया नहीं डलता। बहुत से लोग अब डालना शुरू हो गए कि जिथे मिल रहा है खोया पा रहे हो। Yes, हर हलवे में खोया नहीं डलता। अंडे के हलवे में अक्सर खोया नहीं डलता, बिल्कुल और नहीं डलता। उसमें भी नहीं डलता। अपने दाल के हलवे में भी नहीं डलेगा। दाल में नहीं डलता, गाजर में डलता है, पेठे में डलता है, सूजी के हलवे में भी लोग डालते हैं। बहुत सारे लोग जैसे अगर दाल को भूनने के लिए ज्यादा तेल इस्तेमाल करते भी हैं तो बाद में दाल तेल छोड़ देती है, आप उसको रिमूव कर दो। हलवे का असल अगर आप पूछे ना कुकिंग Essence पॉइंट ऑफ क्या व्यू से, बेसिक पॉइंट ये है कि हलवा जब आपका रेडी होगा तो वो घी छोड़ देगा। हाँ। जितना भी आपने डाला है, आप देन भुनाई होगी, आप उसको रिमूव कर ले, उसको थोड़ी देर आप टिल्ट करके रख दें पैन को, वो साइड पे आ जाएगा, एंड देन आप ऊपर से हलवा थोड़ा सा निकाल लें। व्यूअर्स एंगल पे अगर आप रख देंगे ना पैन को, हल्का सा ऊपर नीचे कुछ चीज देके और साइड पे उसके वो कर दे, तो वो ऑयल खुद ही नीचे की तरफ आ जाएगा। आपने ऊपर से निकाल लिया। Excess देखिए, fat आपका निकल वही वाली बात जिस तरह हमने तड़के का बताया था कि हाँ। तड़का आपने किसी भी चीज का, दाल का बनाया और उसको छन्नी से गुजार लिया, तड़के को डाल दिया, तेल छोड़ दिया, यस। जायका तो उसके अंदर से आने गेहूं का तेल। एंड में हमारे व्यूअर्स को क्या कहोगी? एंड मैं ये कहूँगी कि हर चीज़ खाएं, एतदाल में खाएं, इंजॉय करके खाएं। जिंदगी खाने के लिए, मतलब खाना जो है ना वो जिंदा रहने के लिए खाएं, ना कि जिंदा रहने के लिए खाना खाएं। खाने को इंजॉय करें और इन चीज़ों से निकल आए कि ये बीमारी वो बीमारी, सब खाओ एतदाल में। एतदाल में खाओ। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स। थैंक यू सो मच ज़ैनब। ब्रेक के बाद व्यूअर्स बात करेंगे न्यूरो डाइवर्जेंट होने की, कि न्यूरो डाइवर्जेंट का मतलब क्या है। ये टर्म बहुत ज़्यादा आजकल इस्तेमाल हो रही है, और स्पेसिफिकली हम बात करेंगे आज ऑटिज़म की, बीइंग ऑन द स्पेक्ट्रम। इसका मतलब क्या है? आजकल तो रेगुलर लोग भी जिनको आप अगर देखें तो आप ये नहीं कहेंगे कि वो ऑटिस्टिक है, वो भी कहना शुरू हो गए कि हम भी स्पेक्ट्रम के ऊपर हैं। तो ये मामला क्या है और किस किस्म की ज़रूरत है हमारे न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों को? व्यूअर्स, बाहर के ममालिक में जो फैसिलिटीज़ हैं और जो पाकिस्तान में है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुझे पता है इस वक्त तो हम लोग एक सर्वाइवल की गेम के अंदर ना, कि खाना, रोटी, कपड़ा, बेसिक चीज़ें हमारी पूरी हो जाएं। लेकिन याद रखिएगा, जो बच्चे न्यूरो डाइवर्जेंट होते हैं, अगेन ब्रेक के बाद सबसे पहले तो ये पता करेंगे कि न्यूरो डाइवर्जेंट का मतलब क्या है। लेकिन ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि इन्वायरमेंट, आपके इर्द गिर्द का माहौल कितना ज़्यादा असरअंदाज होता है ऐसे बच्चों के ऊपर। और जो खातून हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करने जा रही हैं, बहुत ही बाहिम्मत, ब्रिलियंट एंड खुद भी कुछ ऐसे मामलात से गुजरी जिन्होंने इस तरफ इनको माइल किया। तो उनकी कहानी भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि अगर आपके घर में कोई बच्चा न्यूरो डाइवर्जेंट है तो किस तरह रिकग्नाइज़ करें और फिर हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए एज पेरेंट्स। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है एक बहुत ही ब्रिलियंट और बाहिम्मत खातून, एक ऐसी यंग लेडी ने जिनको ज़िंदगी ने कर्व बॉल फेंका, बल्कि 2 कर्व बॉल्स फेंके, और इन्होंने ऐसी खूबसूरती से उनको कैच भी किया और फिर वापस ऐसे फेंका कि काफ़ी हद तक लोगों की सोच और जिस तरीके से लोग न्यूरो डाइवर्जेंट लोगों के साथ, बच्चों के साथ स्पेशली डील करते हैं, वो भी बदल गया। एटलीस्ट कराची में तो हम एक बड़ा मेजर चेंज देख रहे हैं आपकी वजह से। तो जब मुझे पता चला कि डॉक्टर माहीन नूरानी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, जो स्पेशल नीड्स कंसल्टेंट हैं, वो ये बड़ा एक अमेजिंग काम कर रही हैं, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि मैम प्लीज़ हमारे प्रोग्राम पे आएँ और बात करें, क्योंकि आपको भी पता है व्यूअर्स, हमने बड़ी दफ़ा अपने प्रोग्राम पे ADHD की बात की, ऑटिज़म की बात की, डिसलेक्सिया की बात की। हम कोशिश करते हैं कि उन चीज़ों की बात करें जिनकी पाकिस्तान में बात नहीं होती। ट्रेंडिंग टॉपिक्स की तरफ भागते रहेंगे तो अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि ट्रेंडिंग भी वही टॉपिक्स होते हैं जिनकी बात होती है।
तो हम बात करेंगे तो अवेयरनेस क्रिएट होगी। तो डॉक्टर साहिबा की एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ये हमारी पीटीवी फैमिली का ही हिस्सा है। ये भी पीटीवी के हॉलवेज में ही बड़ी हुई हैं। जैसे मेरे अब्बा पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ पहले काम करते थे, इनके अबू रिटायर हुए पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे 35 साल की सर्विस के बाद शहाब नूरानी साहब की ये साहबजादी हैं। अल्लाह पाक की दर्जात बुलंद फरमाए। ब्रिलियंट पर्सन, और उनकी स्पेशली पीटीवी एकेडमी की तरफ जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थी वो आज भी लोग उनके बारे में बात करते हैं। तो मतलब वेलकम होम। थैंक यू। लाहौर वाले होम, आपका इस्लामाबाद में ज़्यादा टाइम गुजरा जी। तो डॉक, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि हम न्यूरो डाइवर्जेंट की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है आसान अल्फाज में? आसान अल्फाज में वैसे एक्चुअली ये टर्म्स इतनी ज़्यादा चेंज हुई हैं और होती चली जा रही हैं, बिकॉज ठीक है मतलब वो रिस्पेक्ट देना चाह रहे हैं और पॉलिटिकली करेक्ट होना चाह रहे हैं। पहले इन बच्चों को पागल कहते थे, फिर रिटार्डेड कहते थे, फिर मेंटली डिसेबल्ड कहते थे। तो वो करते करते अवेयरनेस बढ़ते बढ़ते अब न्यूरो डाइवर्जेंट जो है वो एक पार्ट है जो मतलब अभी मुझे कोई और लफ्ज़ नहीं आ रहा दिमाग में, तो डिसेबिलिटीज़, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ या स्पेशल नीड्स, बच्चे जो रेगुलर बच्चों से मुख्तलिफ है, जिस तरह हम यूज़ करते हैं पिछले 20 साल से एक ही टर्म यूज़ करें, डिफरेंटली एबल्ड। बिल्कुल बिल्कुल उनके अंदर मुख्तलिफ सलाहियतें हैं एक रेगुलर बच्चे। और व्यूअर्स, ऑनेस्टली देयर इज़ नो सच थिंग एज नॉर्मल। ये नॉर्मल वाला वर्ड ना हमें अपनी डिक्शनरी से ही निकाल देना चाहिए। अब कहने को मैं नॉर्मल हूँ, लेकिन जब मैंने आपको बताया मेरा डायग्नोसिस हुआ क्योंकि मेरे बेटे का चेक हो रहा था, हमज़ा का, तो हमज़ा का जब मॉडरेट आया ADHD, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप में पेरेंट्स में कोई वटेवर, तो मैंने कहा, वैसे ही उन्होंने बातें की तो मैंने कहा कि हाय कहीं मैं तो नहीं हूँ। तो वैसे ही बातों बातों में इस उम्र पे मेरा लास्ट ईयर चेक कराया तो ADHD मॉडरेट टू हाई एंड ऑन द स्पेक्ट्रम ऑफ ऑटिज्म। मैं सख्ते में चली गई, मैंने कहा हैंग ऑन, लेकिन मेरे लिए तो नॉर्मल वर्ड यूज़ किया जाता है, तो नॉर्मल कोई भी नहीं है, सब मुख्तलिफ है अपने अपने तरीके से। और न्यूरो डाइवर्जेंट में न्यूरो का मतलब है कि ब्रेन से रिलेटेड कोई दिमाग चीज़, से related। डाइवर्जेंट का मतलब है डिफरेंट, मुख्तलिफ। आपका न्यूरो डाइवर्जेंस की तरफ रुझान कैसे हुआ? मेरे 2 बेटे हैं, मेरे बड़े बेटे का नाम भी हमजा है, सदके और जाऊं। छोटा वाला अब देयर नाउ एक 9 साल का, एक 13 साल का है, लेकिन दोनों को ऑटिज्म है। और छोटे का नाम क्या है? साइम। साइम। तो हमजा एंड साइम। हमजा एंड साइम, और दोनों को ऑटिज्म है। और आपको पता कैसे चला? पहले मैं आपकी स्टोरी की तरफ आना चाहूँगी। मतलब कराची में रहती, वेल टू डू, लाइफ इज़ ग्रेट, और आप बाहर थी इस वक्त जब बच्चे पैदा हुए थे या यहाँ पे थी? मैं बाहर थी। आप बाहर थी। पता कैसे चला? पता ऐसे चला कि अच्छा, मैं बहुत कॉन्शियस थी कि मैं अपने बच्चे को कंपेयर नहीं करूँगी किसी और बच्चे के साथ, कि मतलब ठीक है सब अपनी अपनी उस पर डेवलप करते हैं जो सीखते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी कि वो ये बच्चा ये कर रहा है, मतलब मेरा बच्चा माइलस्टोन्स क्यों के नहीं पीछे कर रहा। पड़ जाए। बिल्कुल। तो बट एक दिन 1.5 साल से भी थोड़ा कम का था, और मतलब मैंने उसको देखा और एक और बच्चे को देखा जो उससे 1 महीने छोटा था, और उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस था उसकी अंडरस्टैंडिंग में और उसकी समझ और अवेयरनेस में, और बात भी नहीं करता था मेरा बेटा। तो उस वक्त मुझे लगा कि नहीं ये बहुत डिफरेंट है। एज क्या थी? 1.5। बहुत छोटा था। यूजली 2 साल के बाद ही ये सिम्टम्स आते हैं और पता चलता है। उसका ज़रा ज़्यादा था ऑब्वियस, तो उस वक्त समझ आई थी, लेकिन डायग्नोस नहीं हुआ 3 साल तक, बिकॉज वो लेबल नहीं करना चाहते, क्योंकि अक्सर जिस तरह आपने कहा कि ADHD और autism, इसी ये दौरान सब you ओवरलैप started करते हैं। expecting your second child? नहीं, अच्छा। आफ्टर 4 साल बाद, 3.5 साल बाद पैदा हुआ दूसरा, और उससे पहले जेनेटिक टेस्टिंग भी कराई थी। सो दैट वाज अ पूरा अलग एक प्रोसेस था, बट जो कि क्लियर आई थी। तो मैं सेकंड बेटे के बारी जब आपने अपने टेस्ट वगैरह वो 16 हफ्ते पे जो होते हैं या 20 वीक्स पे, प्रेगनेंसी से भी पहले जब सोच रहे थे कि सेकंड बच्चा करना है, तो ऑटिज्म या तो जेनेटिक होता है, अभी हमें कॉज नहीं पता, तो या जेनेटिक या एनवायरनमेंट, ये 2 चीज़ें कहते हैं, बिकॉज जिस तरह कैंसर का भी कॉज अभी तक नहीं पता, ऑटिज्म भी ऐसा ही है। तो अगर एक बच्चा हो जाए तो आपको होता है कि अच्छा हो सकता है जेनेटिक्स हों, कि मतलब आपकी फैमिली में किसी को, अम्मा को, अब्बा को, यूजुअली इमीडिएट से आता है, बट ऊपर भी जा सकता है। तो जेनेटिक टेस्टिंग हमने जाके कराई, अब बड़े अस्पताल में बाहर जा सकते थे, चले गए, और वो बिल्कुल क्लियर आई, हमारी भी, हमजा की भी। और उन्होंने कहा, उस डॉक्टर ने कहा, जो कि बहुत गलत बात कही थी, बट उन्होंने कहा था कि कोई चांस नहीं है आपके दूसरे बच्चे को ऑटिज्म हो। क्योंकि मैं कहा अगर थोड़ा भी चांस है बता दें, क्योंकि अभी हम सोच रहे हैं कि एक और होना चाहिए, लेकिन अगर ऑटिज्म का चांस है तो फिर हम दूसरा बच्चा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कोई चांस नहीं है।
दूसरा बच्चा हुआ, बेटा हुआ, तो रिस्क जो है वो 10 गुना ज़्यादा होता है अगर आपका एक बच्चा ऑटिस्टिक हो या कोई 10 जेनेटिक। गुना ज़्यादा होता 10 गुना, नॉट 10%, अब 10 मेरी गुना। बेस्ट फ्रेंड है, उनकी बेटी है, अक्सर मैं रिहम की व्यूअर्स आप लोगों के साथ भी बात करती हूँ, हमारी जान अटकी हुई है उस शहजादी के अंदर। शी 16 नाउ माशाल्लाह, सामने ही बड़ी हुई है हमारे। मेरी दोस्त का एक बच्चा हुआ, रिहम थोड़ी सी मुख्तलिफ थी दूसरे बच्चों से, लेकिन 2-2.5 साल की थी तो दूसरी बहन भी पैदा हो गई, क्योंकि 2 साल का फ़र्क है। यानी शी वॉज एक्सपेक्टिंग हर नेक्स्ट चाइल्ड, वाइल अभी ये नहीं पता कि पहली बच्ची को ऑटिज़म है। Okay. माले अल्लाह का शुक्र है, द सेकंड डॉटर इज कम्प्लीटली मतलब न्यूरोलॉजिकली बिल्कुल वो लाइक अदर चिल्ड्रन। बट रिहम की बारी, वो यही कहती है पता ही नहीं था, कहती है सालों तक कोई सिरा ही नहीं पकड़ा आ रहा था। आप तो चले बाहर थी, पाकिस्तान में तो कुछ सिरा ही नहीं पकड़ा आ मैं रहा। आपको बताती हूँ क्यों नहीं, मैं आ चुकी थी वापस जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ, मैं कराची में ही थी, क्योंकि लड़कियों में ऑटिज़म और लड़कों में ऑटिज़म बहुत डिफरेंट होता है। मतलब इतने डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं ज़्यादातर मेजॉरिटी के, आप उसको कोई और नाम दे दें, ऑटिज़म कहे ही ना, इतना डिफरेंट होता है। और लड़कियों में अनडायग्नोज जाता है बहुत अरसे तक, जिस तरह यूर सेइंग कि अभी आपको जब कराया तो पता चला कि अच्छा ठीक है समवेयर ऑन द स्पेक्ट्रम, तो लड़कियों का बहुत मुश्किल से डायग्नोस होता है, वो मास्क कर लेती हैं, तो वो ज़्यादा सफ़र करती हैं क्योंकि उनको वो हेल्प नहीं मिलती जो यंग एज में मिलनी चाहिए। सो लड़कों का ज़्यादा होता है और लड़कों में ज़्यादा कहते हैं, कॉमन मैं भी है। यही कहने लगी थी कि कहते हैं कि लड़कों में ज़्यादा होता है, हमें बिल्कुल। इसका भी वजह नहीं पता। इसकी भी वजह नहीं पता, बट लड़कों में बहुत कॉमन है, लड़कियों में इतना कॉमन नहीं है। डॉक्टर माहीन नूरानी ने नहीं, फिर माहीन ने क्या किया, जब एक डरी हुई माँ, डरी तो होगी, बिल्कुल, रोई भी मुझे होगी, पता ही नहीं था कि अपसेट भी करना होगी, क्या है। और मियाँ बीवी भी दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे होंगे कि यार ये हमारे साथ क्या हुआ है, और फैमिली में भी कोई ऑटिस्टिक बच्चा नहीं था दोनों साइडों पे। अच्छा, फिर किया क्या, क्योंकि बहुत से लोग या तो हिम्मत हार जाते हैं या फिर इलाज कराने की कोशिश करते हैं कि ऑटिज़म ख़त्म हो जाए। तो आपने क्या किया फिर? मैंने ये किया, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया इसके बारे में, क्योंकि मैं चाहती, मैं कहा पहले मैं समझूं तो कि है क्या ऑटिज़म, ताकि मुझे समझ आए कि मुझे अपने बच्चे को हेल्प कैसे करना है। अभी तो मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे एक्चुअली कुछ नहीं पता था ऑटिज़म के बारे में, बिकॉज कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। जब हम छोटे थे, हम बड़े हो रहे थे, उस वक्त कोई ऐसा इंटरेक्शन नहीं हुआ किसी से, क्योंकि लोग घरों में मुलाकात अपने बच्चों को बंद कर देते थे, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। बाहर लेके निकलते हैं बिल्कुल। तो लोग मैं घूरते हैं, जनरलाइज नहीं देखते हैं। करना चाहती, लेकिन ज़्यादातर क्योंकि इर्द गिर्द बत्तियां, शोर जो हमें नॉर्मल लग रहा होता है वो उनके लिए बहुत एक्सट्रीम पे होता है। आप सोचो जैसे आपके कान में कोई ऊंचा ऊंचा शोर बजा रहा है और आपकी आंखों के सामने ऐसे करके चीज़ जा रही है, आप भी घबरा जाएंगे। तो ऐसे बच्चे फिर कभी कभी पब्लिक में वायलेंट हो जाते हैं, या अपने आप को पीटना शुरू हो जाते हैं, या कोनों में जाके छुपना शुरू हो जाते हैं, मेल्टडाउन्स होते और हैं। माँ बाप को समझ नहीं आती, तो फिर लोग घरों में ही रखते थे फिर बच्चों को ऐसे, जो ज्यादती है। बिल्कुल, उनको भी नहीं पता था कि क्या करना है उस वक्त, तो माँ बाप को भी नहीं पता था कि करना क्या है क्या, बिकॉज कोई नाम तो नहीं था उस वक्त, इतनी समझ नहीं थी। अब अवेयरनेस ज़्यादा है, तो मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया जब मुझे उन्होंने कहा कि हाँ रेड फ्लैग्स हैं, साइंस हैं। अब मुझे उसका भी मतलब ना समझ आया, मैंने कहा किस चीज़ के साइंस हैं। फिर फाइनली लोगों से बात करके, दूसरे पेरेंट्स से बात करके, थेरेपी पे मैंने थेरेपी शुरू करवाई, वहाँ पे जो दूसरी माएँ थीं उनसे बात की, उस तरह से मुझे पता चलना शुरू हुआ। फिर मैंने बहुत किताबें पढ़ी, किताबों से बहुत सीखा मैंने, और फिर मुझे समझ आई कि अच्छा होता क्या है। क्योंकि शुरू में जब मुझे पता चला, हस्बैंड का साथ क्या मामला था? हस्बैंड और मैं, हम अपने अपने रोल्स में चले गए, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, हर तरह से मुझे किसी चीज़ से नहीं रोका। मैं कहा मुझे यहाँ जाके कोर्स करना है, मुझे ये करना है, मुझे इसको यहाँ लेके जाना है, मुझे वहाँ लेके जाना है, मुझे इस डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो जहाँ मैं कहती थी, कहते कि करो, बिल्कुल करो। एक स्टेम सेल स्टडी थी, उसके स्टेम सेल स्टोर किए हुए थे हमने, तो वो अमेरिका में कहीं हो रही अम्बिलिकल थी। कॉर्ड के ना व्यूअर्स, प्लेसेंटा आता है, तो उसके अंदर ऐसे अमेजिंग स्टेम सेल्स होते हैं कि बाहर दुनिया में तो लोग उसके कैप्सूल्स भी बना के खा लेते हैं, लोग अपना प्लेसेंटा भी खा लेते हैं, हमारे यहाँ ये ज़रा मायूस कंसिडर किया जाता है, लेकिन वो स्टेम सेल्स एक ख़जाना है अगर उनको सही तरीके से यूटिलाइज करना आता हो तो। बिल्कुल। हमारे यहाँ नहीं होता, पाकिस्तान में वेस्ट में सेव कर लेते हैं, अल्लाह ना करे कल को बच्चे को कैंसर हो, बोन मैरो, कोई अब भी हो रहा है, अब हो रहा है, हाँ जी, अब स्टोर कर रहे हैं। ठीक है। सो ये था कि हाँ कैंसर, बहुत सारी बीमारियों का इलाज है उसमें, और निकलता आ रहा है, कुछ ना कुछ होता आ रहा है, बिकॉज जाहिर है डेवलप कर रहा है, साइंस जैसे डेवलप तो कर रही स्टेम है। सेल सेव किए थे, वो भी आपने ट्रीटमेंट करवाई? वो उसकी बड़े वाले की, हमजा की ट्रीटमेंट करा ली, उसको एक ट्रायल में एंटर किया जिसमें 2 साल लगे उसको सेलेक्ट होने में,
तो वो बहुत लंबा प्रोसीजर था जिसके लिए बार बार बाहर जाना था। सो वो सारा कुछ मैंने कराया। उस वक्त उसमें ये था कि मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो हिट एंड मिस वाला चांस था, पता था, लेकिन ये था कि कोई नुकसान नहीं होगा। तो उस वक्त तो ज़ाहिर है एक डेस्परेट माँ थी मैं कहा सब कुछ ट्राई करूँगी, तो वो भी ट्राई किया। और करना भी चाहिए मेरी जान। हर चीज़ का जोर बंदा लगाएगा तो फिर एटलीस्ट अपनी ज़ात के साथ तो मुतमईन होगा ना कि आई डिड माई बेस्ट। जी मैं हमेशा जब भी कोई इस तरह से मेरे साथ पेरेंट्स कोई बात करते हैं किसी इशू से रिलेटेड, देखिए दुख तकलीफ बच्चों से रिलेटेड, आई मीन फितना वर्ड यूज़ किया गया है औलाद के लिए किसी वजह से, बिकॉज वो आपको ऐसे ऐसे आजमाते हैं, वो बेचारे जान के नहीं करते, बट पेरेंटिंग चीज़ ही ऐसी है कि कुछ केसेस में लिटरली कमर टूट जाती है और फिर बंदा खड़े होकर अपने आप को सेट करता है, जो आपने फिर किया। सो देन फाइनली दोनों बच्चों के साथ आपने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, आपने एक जगह बनाई, राइट? हम ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो जगह इन्होंने क्रिएट की, देखिए व्यूअर्स, लोग तो अपनी ज़ात तक ही सोचते हैं कि यार मैं अपने बच्चों को तो निकालूं। इनके अंदर ये सोच कैसे आई और क्यों आई कि मैं ना सिर्फ अपने बच्चों के लिए, लेकिन एक तो जो बच्चे जो नॉर्मल की कैटेगरी में आते हैं वो भी, और जो न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे हैं वो भी, एक ही जगह पे अगर खेलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे तो एक तो जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए भी ये चीज़ नॉर्मल हो जाएगी, एक हैरान कुन या हवनक सी चीज़ नहीं होगी। और वही बात जो व्यूअर्स मैं कब से पिट रही हूँ कि नॉर्मल स्कूलों में सब बच्चों को जाना चाहिए, डिफरेंटली एबल्ड भी, न्यूरो डाइवर्जेंट भी, ताकि नॉर्मलाइज हो चीज़ें। अलग-अलग जगहों पे जब हम डाल देते हैं व्यूअर्स, हम खुद ही फ़र्क पैदा करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डॉक्टर साहिबा के इसके बारे में ओपिनियन भी जानेंगे। Welcome back from the break, viewers. The brilliant Dr. Maheen Nurani is with us, and like I said, हमारी PTV की फैमिली का ही हिस्सा हैं, one of the PTV बच्चाज, because इनके अब्बू, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। शहाब नूरानी साहब की साहबजादी हैं, 35 साल शहाब साहब ने PTV के साथ काम किया, तो आज हम उनको भी बातों बातों में साथ साथ याद कर रहे हैं। तो किचन की तरफ जल्दी से रुख करेंगे जी। जी, जो हमारी बोनलेस बिरयानी हमने बनाई थी, साथ में उसमें एग सर्व किए थे, तो वो बिल्कुल रेडी होगी, साथ रायता है और सलाद। आप जब कहते हैं ना हमने अपनी बोनलेस बिरयानी बनाई है, तो मुझे लगता है कि हमने अपने जो है वो गोश्त के पीसेस काट के डाले हुए। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, आप बैक टू व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, साइम एंड हमजा, जो आपकी मोटिवेशन बने, जो आपने अपनी एक जगह फन, इट्स कॉल्ड फनक्लूजन, यानी कि इंक्लूजन, इंक्लूड करना, और फन यानी कि फन, यानी कि फनक्लूजन के नाम से कराची में आपने एक जगह बनाई। अब उसके बारे में मुझे इस तरफ क्यों आई? अपने बच्चे संभालना इतना मुश्किल होता है जब न्यूरो डाइवर्जेंट ना हो। 2 बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह, उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, और आपके लिए अल्लाह में आसानियाँ पैदा करे कि आप बेहतर अंदाज में उनका ख्याल रख सकें। वो करना इतना मुश्किल होता है, तो ये आपने एक इदारा बना दिया पूरा का पूरा। वो मुझे इसका ख्याल आया, तो जाहिर है जब साइम का मुझे पता चला कि अच्छा इसको भी ऑटिज़म है, जो कि मैंने डायग्नोस किया था, मैं डायग्नोसिस नहीं करती, लेकिन मतलब देख के मुझे समझ आ गई थी उसकी सेकंड बर्थडे पे कि ऑटिज़म है। तो मैं अब जाहिर है जो अफोर्ड कर सकते हैं वो बाहर चले जाते हैं ज़्यादातर लोग, बिकॉज पाकिस्तान में इतनी चीज़ें नहीं हैं, हो रही हैं, क्योंकि हज़ारों का खर्चा नहीं है, लाखों का है, बहुत ज़्यादा है। तो मैं भी चली गई थी। जब दूसरे का मुझे पता चला तो मैं भी शिफ्ट हो गई अमेरिका, लेकिन वहाँ पे जाके मैंने पढ़ाई की, तो मैंने अपना मास्टर्स किया, फिर मैंने अपना PhD किया आपने। हाँ। फिर मैं वापस आई तो मैं अपनी कंसल्टेंसी कर रही थी, काम भी कर रही थी बाहर, तो यहाँ के मैं वही काम कर रही थी। फिर एक दिन मुझे ऐसी ख्याल है कि इनको कहाँ लेके जाऊँ मैं, क्योंकि या तो थेरेपी सेंटर जाते हैं या स्कूल जाते हैं, अगर स्कूल जाएँ तो बहुत सारे इनमें से ऐसे बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जाते। पार्क में अगर खाली हो और वहाँ पे और बच्चे ना हो, जो बहुत मुश्किल बात है, कैसे हो सकता है कि आप पार्क में जाएं और बच्चे उछल कूद ना कर रहे हो, क्योंकि रेगुलर बच्चों के साथ कोप करने के लिए भी थोड़ा आप ऐसे बच्चों को टाइम लगता है, और बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो नहीं गुजार सकते। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, शोर होता है, लाइट होती है, सूरज ब्राइट लग रहा है आपको, गाड़ियाँ गुजर रही हैं, हॉर्न की आवाज़ आ रही है, बच्चों की खेलने की सो पार्क भी आउट। मैं उन चीज़ों को मेंशन करती हूँ जहाँ पे हसन और नूर को लेके जाती हूँ, वही उम्र में है ना। अब जिस तरह नूर 5 की है और हसन मेरा 8 साल का 9 साल का होने वाला है, जिस तरह मॉल्स के अंदर प्ले एरियाज़ होते हैं,
अब वहाँ पे इतना शोर होता है कि एक रेगुलर माँ का दिमाग की दही निकल जाती है, टा 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 पा 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 ठा ये वो। तो नॉर्मल छोटे बच्चे भी गोद में लेके जाओ तो वो रो पड़ते हैं, तो ऑटिस्टिक बच्चे को तो आप नहीं लेके जा सकते। नहीं कर सकते। तो ना आप लेके जा सकते हो प्ले एरियाज़ में, ना आप पार्क लेके जा सकते हो, बड़ी गैदरिंग्स पे भी नहीं लेके जा सकते, बर्थडे पार्टीज़ पे नहीं लेके जा सकते। तो ये बच्चे तो फिर बिल्कुल घरों तक महदूद हो जाते हैं। बिल्कुल, इसीलिए तो मैं एक्चुअली बैठ के सोच रही थी। एंड पता है मज़े की बात यह है कि अमेरिका में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन क्योंकि उधर स्पेस इतनी ज़्यादा इतना बड़ा है तो कुछ ना कुछ हो जाता है, बिकॉज ओपन स्पेस मिल जाती है। यहाँ पे जब मैं आई तो मैं कहा मैं कहाँ लेके जाऊँ, सिनेमा नहीं जा सकते। वहाँ पे वो करते हैं कि अच्छा महीने में एक रात जो है वो उसको सेंसरी वो करके फ्रेंडली करके फिर इन बच्चों के लिए एक मूवी कर देंगे या इस तरह कर लेंगे, कुछ एक आध चीज़ होती है। कहाँ पे नॉर्मल बच्चों को आप डेली लेके जा रहे हैं किसी ना किसी एक्टिविटी पे। आज बच्चे बैले जा रहे हैं, फुटबॉल पे जा रहे हैं, अच्छा हम उनको पार्क लेके जा रहे हैं, हम उनको यहाँ लेके जा रहे हैं, वहाँ लेके जा रहे हैं। 3 दिन तो हफ्ते में बर्थडे पार्टीज चल रही होती हैं क्लासेस की। अब ये सब कुछ नहीं हो सकता। नहीं। और एक दफ़ा महीने में सिनेमा में कोई फिल्म लगती है जो बच्चा जाके देख सकता है। तो मुझे बताएं पूरा महीना यानी कि 12 आउटिंग हो गई बच्चे के पूरे साल में, तो क्या फ़ायदा। प्ले डेट्स भी नहीं हो सकती क्योंकि सोशल स्किल्स नहीं होती, तो वो दूसरे से बात करना, खेलना, ये सारी चीज़ें ऑटिज्म में इफेक्ट होती हैं। तो वो किसी के साथ खेलेगा भी नहीं। दूसरे बच्चे को इनकरेज करना कि अच्छा इसके साथ खेलो, वो भी एक चैलेंज होता है कि आप एक टिपिकल या नॉर्मल का वर्ड अगर यूज़ करें, उस बच्चे को कह रहे हैं कि इस बच्चे को इंक्लूड करो, अब उसको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जो उसको चाहिए, तो वो इंटरेस्ट अपना उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो ये सब देखते देखते मुझे पता है कि अब उनकी जो पसंद की चीज़ें हैं वो ऐसी हैं जो हमें ख्याल भी नहीं आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर हम ज़रा सा नीचे की तरफ ये कालीन देखें, जैसे कि ये है, इसको हाथ लगाना हमारे लिए एक बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन सेंसरी पॉइंट ऑफ व्यू से, टच के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नरम टेक्सचर है। तो हमारे जो न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे होते हैं, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, ऑब्वियसली मैं तो उससे बात कर रही हूँ जो थोड़ा बहुत मैंने देखा है कि इस किस्म की चीज़ की एक अलहदा फील है। बिल्कुल, इसकी फील अलहदा है, ये बिल्कुल फ्लैट और स्मूथ है। दीवार के ऊपर हमें वो चीज़ शायद बिल्कुल वो लगती होगी कि ये क्या है, लेकिन ऐसा बच्चा आधा पौना घंटा आराम से चीज़ों को फील करते हुए अगर पसंद हो, या हो सकता है कि बिल्कुल ना अच्छा लगे, ये भी होता है कि किसी टेक्सचर को हाथ नहीं लगाना, गीली चीज़ को हाथ नहीं लगाना, स्लाइमी चीज़ें नहीं पसंद। बिल्कुल, तो वो भी हो सकता है। फिर ये होता है कि सेंसरी में 5 सेंसेस जो हैं वो सारी आ जाती हैं। अच्छा, आपने क्या फिर चीज़ें की इस जगह पे? मैंने इस जगह पे सारी, शायद लाहौर, इस्लामाबाद, बाकी जगहों पे लोग इंस्पायर हो जाएं, या आप शायद सोचना शुरू कर दें कि इंशाल्लाह। यहाँ पे भी कुछ खोल दें, तो मेहरबानी आपकी। तो मैंने उस जगह पे सारी ऐसी चीज़ों से भर दिया है जो सेंसरी हैं और जो मुझे पता है कि मतलब न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों को अच्छी लगेगी। अब देखें ना, जैसे रंग, लाल रंग, ऑरेंज रंग, अब मैं हल्के की नहीं, मैं चीखते हुए रंगों की बात कर रही हूँ। मैंने नोटिस किया ऐसे बच्चे जब ऐसी जगह पे आते हैं तो वो बहुत घबरा जाते हैं। तो बच्चों के तो खेलने की इस तरह की जगहों पे तो रंग बहुत तेज होते हैं। एंड आई एम सो ग्लैड यू सेड दैट, बिकॉज ये चीज़, कलर वाली चीज़ किसी और ने मेंशन नहीं की। यार छोटे You're बच्चों the को लोग first कहते हैं one. लाल दिखाओ, लाल दिखाओ, बच्चा घबरा जाता है। छोटा बेबी न्यूबॉर्न जो टिपिकल भी हो, अगर बिल्कुल, न्यूरो डाइवर्जेंट बिल्कुल। ना भी हो, वो परेशान हो जाता है। आप बच्चों की कोई भी चीज़ सोचते हैं, प्ले एरिया हो, स्कूल हो गया, प्री स्कूल हो गया, उसमें आपको ये कलर्स नजर आएंगे कि रेड, येलो, ब्लू, मतलब ब्राइट तस्वीरें लगी हुई इतने हैं। ओवर स्टिम्युलेट बच्चे हो बहुत जाते ओवर हैं। स्टिमुलेटिंग है कि तस्वीरें लगी हुई हैं, फिर क्लासरूम में अल्फ़ाबेट्स लगे हैं, नंबर्स लगे हैं, व्हीकल्स लगे हैं, ये वो। तो अब एक छोटा सा बच्चा 3 साल का, 4 साल का जो प्री स्कूल में जा रहा है वो, और आप उसको कह रहे हैं कि फोकस करो, तो मैं भी नहीं फोकस कर सकती उस क्लासरूम में कि किस चीज़ पे फोकस करूं। इसीलिए तो बच्चे एक चीज खेलते कहते लमकते हुए वहां चले जाते हैं, फिर लमकते हुए छत वहां से चले चीज़ें लटक रही हैं। सो ये जब मैंने डिज़ाइन किया, तो जो मैंने खुद किया और बहुत केयरफुली सोच के, तो इसके कलर्स जो है बहुत लाइट है। इसमें सिर्फ लाइट बेज और लाइट ब्लू है जो कि ऑटिज्म फ्रेंडली कलर्स कहलाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हर कोई आ सकता है, हर कोई आ सिर्फ सकता है। न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे नहीं। ये भी जरा बताइए प्लीज। जी, सो वो टिपिकल बच्चा अगर आता है, इंक्लूजन तो वहाँ पे आई ना फिर। हाँ, टिपिकल बच्चा अगर आता है तो अच्छा, इन्वायरमेंट जो है, ये जो मैं कलर्स की बात कर रहे थे और जो आप कह रही थी, ये हर बच्चे के लिए ओवर स्टिमुलेटिंग है, सिर्फ न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे के लिए नहीं। किसी भी बच्चे के लिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन और स्टिमुलेशन आप देंगे तो Sensory वो overload हो overload जाता है। जाएगा। एग्जैक्टली। तो इधर तस्वीरें नहीं है, कोई ऐसी पिक्चर्स नहीं है कि अच्छा यहाँ से कार्टून लटक रहा है, यहाँ से ये हो रहा है, दीवारें खाली हैं। इट्स अ वेरी काम स्पेस। छत पे से कुछ नहीं लटक रहा, बहुत सारी ओपन स्पेस है, बहुत सारी।
सो ये नहीं है कि एक छोटी स्पेस में बहुत सारी चीज़ें किसी ने भागना है वो भाग ले, किसी ने खेलना है, और हर बच्चे को अपनी अपनी कॉर्नर भी मिल जाती है अपना। एंड मैं 8 बच्चों से ज़्यादा एक स्लॉट में नहीं लेती। अच्छा, जो आपके टिपिकल बच्चे हैं जो न्यूरो डाइवर्जेंट नहीं है, उनका क्या एक्सपीरियंस होता है? इधर आके देखें, न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे तो खुश होंगे, इतना कम है पाकिस्तान में कि अगर ये बिल्कुल बेयर मिनिमम भी होता तो लोग खुश हो जाते। वो बच्चे तो उनके लिए कुछ तो होता ना बाहर निकलने के लिए, लेकिन जो टिपिकल बच्चे हैं उनको क्योंकि और भी बहुत सी स्टिमुलेशन मिलती है, तो उनका रिस्पॉन्स कैसा होता है ऐसी जगह पे? उनका रिस्पॉन्स एक्चुअली मुझे अभी तक बहुत अच्छा मिला है, क्योंकि आई थिंक डिफरेंट है एंड इंगेजिंग चीज़ें हैं एंड कामिंग एनवायरनमेंट है। तो वो जब आते हैं वो अगर खुश भी होंगे, एक्साइटेड भी होंगे, जो भी, सारे बच्चों की बात कर रही हूँ, बट इवेंचुअली मैं देखती हूँ कि वो काम डाउन हो जाते हैं और वो हाइपर नहीं होते। और देखे ना, सिंपल सी बात है, जिस बच्चे ने कभी किसी को व्हीलचेयर में नहीं देखा, वो चाहे वो कभी तो बच्चा था ना, अब 14 साल की उम्र पे एक बंदा पहली दफ़ा किसी को व्हीलचेयर में देखेगा तो उसको वो अजीब सी मखलूक लगेगी, वो घूरेगा भी, पॉइंट भी करेगा, घर वालों से भी पूछेगा। अगर, और यही होता है हमारे न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों के साथ, कि अगर कहीं पेरेंट्स ले भी आते हैं तो जो यंगर लॉट होता है या जो बहुत बुजुर्ग होते हैं वो पॉइंट कर कर एनू की हो गया, ये क्या है, इसको क्या मसला है? सो द पॉइंट इज, अगर हम इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करेंगे और हर बच्चे को खुद एजेंसी देंगे तो तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, इसीलिए इंक्लूसिव है। तो टिपिकल बच्चे, आई वुड से कि एजेस 2 से 8 साल को इंटरेस्टिंग लगेगा, 8 से ऊपर जो है उनके लिए शायद थोड़ा बोरिंग हो जाए। तो मुझे अब आपसे 2 पैगाम चाहिए, एक माँ होने के नाते और एक डॉक्टर माहिन होने के नाते। तो सबसे पहला आपका पैगाम उन माँओं के लिए जिनके बच्चे दूसरे बच्चों से किसी भी तरह से ज़रा मुख्तलिफ हैं। जी, उनको मैं ये कहूँगी कि आपके बच्चे अगर मुख्तलिफ हैं तो उनको दूसरे बच्चों के साथ मिलना जुलना ये सब होना चाहिए, क्योंकि उसमें दोनों की लर्निंग हो रही होती है। जो आपका बच्चा है वो भी सीख रहा होता है और जो दूसरा बच्चा है वो भी सीख रहा होता है। मेरे फ्रेंड्स इस मामले में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, मैं बहुत लकी थी कि वो अपने बच्चों को सिखाते थे कि मेरे बच्चों के साथ किस तरह खेलना है। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि ये कंक्लूजन थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, बिकॉज इन बच्चों के लिए हम सिर्फ थेरेपी, स्कूल, बस यहाँ तक सोचते हैं। तो पूरा दिन हम उनको डायरेक्शंस दे रहे होते हैं कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। हम भूल जाते हैं कि वो भी इंसान है, उनको भी टाइम चाहिए, थोड़ा सा डाउन टाइम प्रोसेस करें जो जो हुआ है और अपनी डिसीजन मेकिंग करें। खुद हर बच्चे को सेल्फ कंट्रोल चाहिए होता है, थोड़ा सा, कुछ ना कुछ एट सम पॉइंट। तो इसमें ये है कि जब वो आते हैं, देयर इन कंट्रोल, दे नीड दैट, दे नीड कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे उनको किसी चीज़ से नहीं रोक रहे, वो जो करना चाहते हैं करें, और जिन चीज़ों से उनको खुशी मिलती है वो चीज़ें हैं वहाँ पे। एंड कोइंसिडेंटली जो टिपिकल बच्चे हैं उनको भी ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, जो छोटे टिपिकल बच्चे हैं, बिकॉज उनकी भी सेंसरी डेवलपमेंट हो रही होती है उस एज में। सो एंड जब ये बच्चे काम डाउन हो जाते हैं एंड दे फील रिलैक्स्ड एंड नॉट ओवरवेल्म्ड, स्पेशली जो न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे सीखने हैं, की सलाहियत भी खुल जाती है। एग्जैक्टली, फिर स्पीच भी बेहतर हो जाती Exactly. है, रिस्पॉन्स भी बेहतर हो जाता है। वो दूसरे से बात भी करेंगे, वो शायद किसी नई चीज़ को हाथ भी लगा लें, वो शायद अगर कोई और आके हाथ लगा रहा है उससे भी शायद उनको प्रॉब्लम ना वो हो। जो हम बात कहते हैं ना, जो हम लोग अपने बारे में कभी कहते हैं कि यार प्यार से जहर का घूंट भी पिला लो, डांट के बंदा बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ भी नहीं कंज्यूम करेगा। उसी तरह इन बच्चों के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये याद रखने वाली है कि प्यार और पेशेंस, लेकिन प्यार भी जो उनको सूट करता है। आपको आपका प्यार का अंदाज़ा आपने पकड़ के जफ्फी मार ली, ऐसे बच्चों के साथ आप नहीं कर सकते। आपने उनका कंफर्ट जोन देख के उनके हिसाब से चलना है। जब माँ बाप ये सब बच्चों के बारे में सीख जाएंगे ना, न्यूरो डाइवर्जेंट एंड अदरवाइज एज वेल, तो तब हमारे बच्चे हाइपर भी कम होंगे, अपसेट भी कम हुआ करेंगे और लेस एंक्शियस ह्यूमन बीइंग्स बनेंगे। बिल्कुल। एंड में एनीथिंग यूड लाइक टू से? एंड में बस मैं यही कहूँगी कि पेरेंट्स अपने आप को एजुकेट करें और बच्चों के बारे में सोचें कि उनको किस चीज़ से मज़ा आ रहा है। आप अपनी इन्जॉयमेंट को उनकी इन्जॉयमेंट से मिक्स ना करें, क्योंकि दिस इज़ समथिंग आई स्ट्रगल विद। तो उनको जिस चीज़ से मज़ा आ रहा है वो देखें एंड उनको वो रिलैक्सेशन टाइम दें, वो भी ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहिबा, ब्लेस यू। टाइम क्योंकि बिल्कुल ख़त्म हो गया व्यूअर्स, इसी बात को कंक्लूड करेंगे कि हर इंसान का हक है कि वो अपनी ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में जिए, गुजारे नहीं। हम कहते हैं ना ज़िंदगी गुजारनी नहीं है, भरपूर अंदाज में जीना है। लेकिन किसी को भी अपने रंग में डालने की ज़रूरत नहीं है। हर बंदे का अपना रंग है, अपना एक स्पेक्ट्रम है ज़िंदगी जीने का। तो बच्चों के ऊपर भी अपनी चीज़ें इन्फोर्स ना करें,
उनको देखें, उनकी टेम्परामेंट को देखें, और अगर आपको किसी भी स्टेज पे फील होता है कि आपका बच्चा बाकी दूसरे बच्चों के से मुख्तलिफ है या डिफरेंट तरीके से ग्रो कर रहा है, तो फ़ौरन टेस्टिंग की तरफ जाएं और फ़ौरन मसले के हल को ढूंढने की तरफ जाएं, ना कि ऑस्ट्रिच की तरह ज़मीन में सर डाल के हम छुप जाएं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, स्पेशली डॉक्टर साहिबा को जो ना सिर्फ अपने बच्चों के लिए बल्कि दूसरों के बच्चों के लिए भी इतना सोच रही हैं। अपना ख्याल रखिएगा व्यूअर्स। थैंक यू आमना, आपका भी। खुदा हाफिज़ व्यूअर्स।